एपिसोड नंबर 1231। रेतीली ल्यूयान रेगिस्तान में जहां उड़ान असंभव थी, ल्यूये एक पल में 3 से 5 किलोमीटर दौड़ सका। ये गुप्त तकनीक काफी प्रभावशाली थी, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई थी। ल्यूये की आभा चमकी क्योंकि वह और 3 किलोमीटर दौड़ गया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदासीन हो गया क्योंकि वह दूसरे पक्ष के अनंत तरीकों से चौंक गया था, लेकिन साथ ही उसने भय की एक महान भावना भी महसूस की। त्रिपाठी जीवप्ती ने यहाँ तक कि अपनी अंतरिक्ष ब्लेड का भी उपयोग किया था, लेकिन दूसरे पक्ष को आधे में काटने में विफल रहा था और इसके बजाय उसे अपने जीवन के साथ भागने की अनुमति दी थी। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि ये काला शासक किस तरह की कलाकृति थी, लेकिन सिर्फ इसके एक आकस्मिक लहर को विरोध करने के लिए उसके सुनहरे खून की 2 बूंदें आवश्यक थीं। मूल कोटि कलाकृतियों में ऐसी शक्ति नहीं थी, इसलिए एकमात्र व्याख्या ये थी कि ल्यूये के हाथ में काला शासक एक मूल राजा कोटि कलाकृति था। बहती में एक घाटी में वास्तव में एक मूल राजा कोटि कलाकृति थी, और इसे ल्यूये द्वारा क्यों ले जाया जा रहा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती नहीं समझता था कि बहती में एक घाटी ऐसा विकल्प क्यों चुनेगी। उसने पहले ही गंभीर रूप से घायल होने के दौरान ल्यूये को मारने का मन बना लिया था। अन्यथा एक बार जब ल्यूये ठीक हो जाएगा तो उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती पीछा करने के लिए अपनी पवन और मेघ पंखों का उपयोग करने वाला था जब उसने अचानक अनगिनत लोगों की चिल्लाहट सुनी। उनमें से सभी घबराहट और अस्पष्ट घबराहट से भरे हुए थे। ये चिल्लाहटें उन कुलीनों के समूह से आ रही थी जो लाल मोमबत्ती फल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। चैंगफे की गुस्से वाली चिल्लाहट, तियानझोंग की उसे रोकने की कोशिश, गुचाम की चीख, सुडाई का रोना, सभी लगभग एक ही समय पर लगते थे। जाहिर है कुछ भयानक हुआ था। इसके तुरंत बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक नर्म आवाज सुनी, जैसे कि कुछ टूट गया हो। फिर एक लाल रोशनी सीधे युद्ध के मैदान से पहाड़ी घाटी की ओर उड़ गई, और जिस दिशा में वह उड़ रही थी वह त्रिपाठी जीवप्ती था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे इसे पकड़ने के लिए बाहर पहुंच गया क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि इस लाल रोशनी में समाहित ऊर्जा अद्भुत थी, लेकिन ये किसी तरह का हमला नहीं था। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक समृद्ध फल खुशबू तुरंत उसकी नाक भर गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहीं उठाए और अपने हाथ में वस्तु को ध्यान से देखा इससे पहले कि वह चिल्लाए, लाल मोमबत्ती फल। त्रिपाठी जीवप्ती ने उम्मीद नहीं की थी कि लाल मोमबत्ती फल, जिसे उसने छीनने की कोशिश भी नहीं की थी, वास्तव में उसके हाथों में खत्म हो जाएगा जबकि हर कोई इसके लिए लड़ रहा था। लेकिन अब ये लाल मोमबत्ती फल अधूरा था, जैसे कि इसे एक तेज हथियार द्वारा काट दिया गया हो। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में एक पूरे लाल मोमबत्ती फल के आकार का केवल छठा हिस्सा था। फल का ताज़ा और कोमल मांस खुला हुआ था और एक समृद्ध फल खुशबू हवा को भर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए स्तब्ध था। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया और जल्दी से दूसरों के आंदोलनों को समझने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती का मनोदशा शांत हो गया क्योंकि उसने पाया कि लाल मोमबत्ती फल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे कुलीन अभी भी इसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन वे अब पूरा आत्मा फल प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे और इसके बजाय एक दर्जन यातों के समूहों में विभाजित थे। उनमें से प्रत्येक फल के एक हिस्से को घूर रहा था। आप हिम्मत करते हैं, चैंगफेग ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर सके, उसे एक हमले से चुप कर दिया गया। इसके तुरंत बाद स्टार सम्राट पंथ से उदासीन आदमी ने एक झांसा दिया और पीछे हट गया। सभी के चौंकाने और गुस्से वाले घूरने के तहत शांति से चला गया और जल्दी से गायब हो गया। किसी का भी उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले फल के कुछ टुकड़े अभी भी निर्धारित नहीं किए गए थे, और दूसरा, यह आदमी बहुत मजबूत था। 1 या 2 लोग उसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय ऐसे धन्यवादहीन कार्य के साथ कौन परेशान होगा। हर किसी ने अपनी आंखें फल के कुछ टुकड़ों की ओर मोड़ दी जिन्हें काट दिया गया था। एक बार फिर एक अराजक हाथापाई शुरू हो गई। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का दिल शांत हो गया और लाल मोमबत्ती फल की औषधीय प्रभावकारिता के नुकसान पर परेशान महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपनी अंतरिक्ष अंगूठी के माध्यम से खोजबीन की। इस तरह का स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल एक साधारण जेड बॉक्स में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसकी औषधीय प्रभावकारिता को बनाए रखना चाहता था तो उसे एक काष्ठगुण बॉक्स का उपयोग करना पड़ा। सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती के पास अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में ऐसी काष्ठगुण सामग्री थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद उसने नीली आत्मा काष्ठ का एक टुकड़ा पाया और एक साधारण लकड़ी का बॉक्स बनाने के लिए अपनी संत शक्ति का उपयोग किया। लाल मोमबत्ती फल को अंदर रखते हुए उसने ढक्कन बंद कर दिया और राहत की सांस ली। अगर उसे पता होता कि ऐसी स्थिति होगी तो उसने बहुत पहले एक लकड़ी का बॉक्स तैयार कर लिया होता और इतना घबराया नहीं होता। हालांकि नीली आत्मा काष्ठ से बना लकड़ी का बॉक्स काफी अच्छा था। अगर इसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया गया तो लाल मोमबत्ती फल की औषधीय प्रभावकारिता अनिवार्य रूप से गायब हो जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा होने से रोकने के लिए इससे निपटने के लिए कुछ समय ढूंढने की जरूरत थी, लेकिन अभी उसके पास ऐसा कुछ करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक उसके पास समय नहीं था। इसके अलावा इस तरह देरी होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को ल्यूये का शिकार करने की अपनी योजना को छोड़ना पड़ा। दूसरा पक्ष बहुत पहले अपनी दिव्य चेतना की सीमा से भाग गया था और अब कहीं छिपा हुआ था। पहाड़ी घाटी के बाहर लाल मोमबत्ती फल के टुकड़े जो किसी से संबंधित नहीं थे, आखिरकार एक अराजक हाथापाई के बाद कई ताकतों के हाथों में गिर गए।
लाल मोमबत्ती फल को छीनने में कामयाब रहे कुलीन सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, जबकि ऐसा करने में विफल रहे लोगों ने अपनी छाती पिटी और आहें भरी। उनकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकती थी। युद्ध के मैदान पर जहां लाल मोमबत्ती फल मूल रूप से था, 7 या 8 शव पीछे छोड़ दिए गए थे। उनमें से प्रत्येक एक अतुलनीय रूप से दुखद स्थिति में था। फल को छीनने की प्रक्रिया में उन्हें किसने मारा था, ये बताना असंभव था। दृश्य अभी बहुत अराजक था, जिसमें सभी प्रकार की कलाकृतियों और मार्शल कौशल का उपयोग किया जा रहा था। हर कोई अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था और किसी के पास दूसरों की स्थिति पर ध्यान देने का समय नहीं था। इसलिए भले ही जिन ताकतों ने अभी कुछ लोगों को खो दिया था, वे जानते थे कि उनका दुश्मन उनके सामने था। वे अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने दांत पीस सके और अपने दिलों में कड़वी गोली निगल सके। लाल मोमबत्ती फल के टुकड़ों को उनकी अंतरिक्ष अंगूठी में ले जाने के बाद हर कोई एक ही समय पर पहाड़ी घाटी की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि उनमें से सभी ने लाल मोमबत्ती फल के टुकड़े को देखा था जो अभी उड़ गया था और केवल अब उन्हें हाथापाई जारी रखने का समय मिला। हालांकि पहाड़ी घाटी लाल धुंध से भरी हुई थी, जिससे नंगी आंखों से कुछ भी देखना असंभव हो गया था। अपनी दिव्य चेतना जारी करने के बाद सभी प्रकार की दिव्य चेतनाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेदित हो गईं और समय समय पर दबी हुई कराहें सुनी जा सकती थीं, जिससे सभी के लिए अपनी दिव्य चेतना को बहुत दूर तक जारी करना मुश्किल हो गया था। आधे से अधिक दिन तक खोज करने के बाद जब तक पहाड़ी घाटी में लाल धुंध धीरे धीरे गायब नहीं हो गई, किसी ने भी लाल मोमबत्ती फल के आखिरी टुकड़े को नहीं ढूंढा था जो उड़ गया था। इसलिए वे केवल दूसरों को संदेह की नज़र से देख सकते थे, गुप्त रूप से महसूस करते थे कि खुद के अलावा हर ताकत ने लाल मोमबत्ती फल का आखिरी टुकड़ा प्राप्त किया होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से खुश था। वह लाल मोमबत्ती फल का टुकड़ा प्राप्त करने के बाद कैसे भागना है, इस पर विचार कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस पहाड़ी घाटी में लाल धुंध उसकी इतनी मदद करेगी। अब जब हर कोई जो अभी भी जीवित था यहाँ एकत्र हो गया था, वह स्वाभाविक रूप से परेशान पानी में मछली मार सकता था। कुमारी दाई दूसरी ओर ने गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और गुप्त रूप से भौंहा चढ़ा दिया। उसे याद था कि जब वे लाल मोमबत्ती फल के लिए लड़ रहे थे तो त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी इसे समझने की प्रक्रिया में था। इसलिए अगर लाल मोमबत्ती फल यहाँ उड़ गया था तो इसे प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति निस्संदेह त्रिपाठी जीवप्ती होगा। हालांकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसके लिए त्रिपाठी जीवप्ती को धोखा देना असंभव था। इसलिए उसने केवल एक पल के लिए उसे देखा, इससे पहले कि वह अपनी नज़र वापस ले ले और वहां शांति से खड़ी हो जाए। कुमारी दाई अकेली नहीं थी जिसके पास ऐसे संदेह थे, लेकिन कुमारी दाई की तरह उनमें से कोई भी मामले की सच्चाई निर्धारित नहीं कर सका। हालांकि उनमें से कुछ त्रिपाठी जीवप्ती के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। अंत में त्रिपाठी जीवप्ती गुजान के साथ था, इसलिए उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। सब लोग औषधि गोली पंथ के लिए यूनान ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अचानक खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, सब लोग कृपया इसी के शब्दों को सुने। हर किसी ने उसे उदासीन रूप से देखा। जिन लोगों ने लाल मोमबत्ती फल प्राप्त किया था उन्होंने सतर्क दिखावे पहने थे, जबकि जिन लोगों ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था वे उदासीन रहे। लेकिन वे सभी जानना चाहते थे कि यूनान अब क्या कहने जा रहा था, इसलिए दृश्य शांत रहा। सब लोग लाल मोमबत्ती फल अन्य आत्मा फलों से अलग है कि इसे एक जेड बॉक्स में नहीं रखा जा सकता है, और अब जब लाल मोमबत्ती फल को उस हरामी द्वारा कई टुकड़ों में काट दिया गया है तो इसे एक जेड बॉक्स में नहीं रखा जा सकता है। एक बार जब इसे इस जेड बॉक्स में रखा जाता है तो इसकी औषधीय प्रभावकारिता जल्दी से गायब हो जाएगी। मुझे डर है कि इससे पहले कि आप ल्यूयान रेगिस्तान को छोड़ सके, ये स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल अपना प्रभाव खो देगा और कचरे का ढेर बन जाएगा। इसे एक जेड बॉक्स में नहीं रखा जा सकता है। चैंग फे का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी अंगूठी से एक जेड बॉक्स बाहर निकाला। जैसे ही यह जेड बॉक्स दिखाई दिया, कई लोगों ने तुरंत लालची आंखें दिखाई क्योंकि उन्होंने चैंग फे को घूरना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि स्वर्ग से लड़ने वाले सम की इस स्वर्ग की प्रतिभा में वास्तव में कुछ कौशल था। इतने सारे लोगों के इसके लिए लड़ने के बावजूद वह अभी भी टुकड़ों में से एक को पकड़ने में सक्षम था। तियानजोंग, सुडाई और एक मोटे आदमी ने एक मोटे दिखावे के साथ लेकिन एक चौंकाने वाली आभा के साथ भी ये सुना और ली यूनान को ध्यान से घूरना शुरू कर दिया। अगर इसे एक जेड बॉक्स में नहीं रखा जा सकता है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, है ना? चैंग फे ने सीधे पूछा। ली यूनान ने एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई और हल्के से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से इसी को पता है। कृपया हमें ज्ञान दे भाई ली। तियानजोंग ने थोड़ा मुट्ठी बांधी। ली यूनान ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया और शिष्टाचार लौटाया। ये ली हिम्मत नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना है कि इसली ने बचपन से ही रसायन का अध्ययन किया है और यहाँ आप में से किसी से भी अधिक रसायन के बारे में जानता है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि इसे कैसे संग्रहित किया जाता है, लेकिन अभी लड़ाई में इसली का जूनियर भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग अपना जीवन खो दिया था। जहां तक ये कौन था ये ली अपने दिल में जानता है, इसलिए मैं यहाँ इसे इंगित नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए ली यूनान ने अपने चारों ओर अपनी आंखें घुमाई। उसका मुद्रा स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तभी सभी को समझ आया कि वह क्या कर रहा था। औषधि गोली पंथ के कई कुलीनों ने इस प्रतियोगिता में कुछ भी प्राप्त नहीं किया था,
इसलिए ली यूनान स्पष्ट रूप से कुछ लाभ के लिए मछली मारने के लिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहता था, अन्यथा उसने अपने जूनियर भाई के घायल होने के बारे में इतना बड़ा हंगामा नहीं किया होगा। सामान्य रूप से कोई भी बिना किसी कारण के औषधि गोली पंथ के एक कुलीन शिष्य को घायल नहीं करेगा, लेकिन वह तब था और यह अब है। जब वे अभी लाल मोमबत्ती फल के लिए लड़ रहे थे तो किसने परवाह की कि आप औषधि गोली पंथ के शिष्य थे। आपको नहीं मारना, पहले से ही उदार होना था, इसलिए ये केवल एक मामूली चोट थी, ऐसा नहीं था कि आप अपना जीवन खो देंगे। इससे भी अधिक, वास्तव में 7 या 8 कुलीन थे जो लड़ाई में मर गए थे। तुलना में औषधि गोली पंथ से कृषक कहीं अधिक भाग्यशाली था। हालांकि उन्होंने सभी ने अपने दिलों में फूंक मारी, लेकिन किसी ने भी इस समय कुछ नहीं कहा। तियानझोंग ने थोड़ा भौहा चढ़ा दिया, लेकिन उसका दिल स्पष्ट था क्योंकि उसने जल्दी से कहा, अगर भाई ली इसे संग्रहित करने की विधि इस तियान को बताने के लिए तैयार है तो ल्यूयान रेत क्षेत्र छोड़ने के बाद मेघगर्जना तूफान पंथ इनाम के रूप में 10 लाख सन क्रिस्टल का भुगतान करने के लिए तैयार है। एपिसोड नंबर 1232 1 मिलियन। हे ली यूनान ने धीरे से हंसते हुए तियानझोंग की ओर मुड़कर कहा, क्या भाई तियान सोचते हैं कि यह लाल मोमबत्ती फल केवल 1 मिलियन के लायक है? अगर ऐसा है तो ये ली विदा लेगा। 5 मिलियन। तियानझोंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसने जो कीमत पेश की वह सीधे 5 गुना बढ़ गई। ली यूनान का उठाया गया पैर गिर गया क्योंकि उसने उत्साह का एक रूप प्रकट किया। हालांकि उसका औषधि गोली पंथ इस बार लाल मोमबत्ती फल को पकड़ने में विफल रहा। अगर हर महान शक्ति जो लाल मोमबत्ती फल को पकड़ने में कामयाब रही उसे 5 मिलियन की पेशकश करती है तो इस यात्रा से फसल छोटी नहीं होगी। इससे भी अधिक, लाल मोमबत्ती फल का मूल्य जो काट दिया गया था वह अब स्वर्ग को धता बताने वाला नहीं था। जैसे कि तियानझोंग कुछ देर के लिए संकोच करते रहे, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें कीमत बढ़ाना जारी रखना चाहिए। जब त्रिपाठी जीवप्ती गहन विचार में खोया हुआ था तो सूडाई ने अचानक कांच रंग पंथ की ओर कुमारी दाई की ओर अपनी सुंदर आंखें मोड़ दी। उसके लाल होंठ थोड़ा चल रहे थे जैसे कि वह कुमारी दाई को एक संदेश भेज रही थी। कुमारी दाई की भौहें झुक गई क्योंकि उसके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने अभी भी एक संदेश वापस भेजा। अगले पल सुडाई का आकर्षक चेहरा एक खुश अभिव्यक्ति से भर गया क्योंकि वह हंसते हुए बोली, कई भाइयों, कृपया अपनी चर्चा जारी रखें, ये छोटी बहन पहले विदा लेगी। ऐसा कहते हुए वह जल्दी से कांच रंग पंथ के कई कुलीनों के साथ चली गई। हर कोई अत्यधिक आश्चर्यचकित था क्योंकि अभी सुडाई ने भी लाल मोमबत्ती फल का एक टुकड़ा छीनने के लिए अपनी रिबन जैसी कलाकृति का उपयोग किया था, इसलिए किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इसे संरक्षित करने के लिए एक विधि प्राप्त किए बिना चली जाएगी। लेकिन जल्द ही सभी ने राहत महसूस की। रसायन के दाव में दक्षता के मामले में ली यूनान औषधि गोली पंथ के एक कुलीन शिष्य के अलावा कुमारी दाई भी थी। ऐसा लगता था कि सुडाई ने कुमारी दाई से कुछ जानकारी सीखी थी, यही कारण था कि वह बस पीछे हट गई थी। हाथ में ऐसे कीमती खजाने के साथ सुडाई स्वाभाविक रूप से इस खतरनाक जगह पर रहना नहीं चाहती थी। एक समय के लिए कई लोगों ने कुमारी दाई की ओर जलती हुई नजरें डाली, जाहिर है उससे सीखना चाहते थे कि लाल मोमबत्ती फल की औषधीय प्रभावकारिता को ठीक से कैसे संरक्षित किया जाता है। ये देखकर ली यूनान जानता था कि अगर वह अब सहमत नहीं होता है तो उसे 5 मिलियन का अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। वह पहले इतना उदास था कि वह पूरी तरह से कुमारी दाई के अस्तित्व के बारे में भूल गया था। हालांकि यह महिला कांच रंग पंथ से थी, कुछ विशेष कारण से वह औषधीय जड़ी बूटियों का अध्ययन कर रही थी, इसलिए वह निश्चित रूप से लाल मोमबत्ती फल को कैसे संरक्षित किया जाता है ये जानती थी। परेशान महसूस करते हुए ली यूनान ने जल्दी से तियानझोंग को सिर हिलाया। अच्छा, 5 मिलियन यह है, हम वही करेंगे जो भाई तियान कहते हैं। तियानझोंग ने धीरे से सिर हिलाया, अपने शब्दों पर वापस जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ली यूनान ने जल्दी से तियानझोंग को कुछ शब्द भेजे जिससे वह चुपचाप मेघगर्जना तूफान पंथ के समूह को दूर ले जाने से पहले एक पल के लिए विचार करें। दूसरी ओर चैंग फेग और एक चौंकाने वाली आभा वाले मोटे आदमी ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वे भी ली यूनान को एक संदेश भेजे। उनमें से दोनों संतोषपूर्वक चले गए। चलो भी चलते हैं। बुचांग मुस्कुराया, उसने भी लाल मोमबत्ती फल का एक टुकड़ा प्राप्त किया था। हालांकि इस बार छाया चंद्रमा हाल में बहुत कम लोग आए थे, केवल वह और डोंजुवानेर आए थे। उसका भाग्य बस अजेय था। मूल रूप से उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब स्टार सम्राट पंथ शिष्य ने लाल मोमबत्ती फल को काट दिया तो फल का एक टुकड़ा उसके ऊपर उड़ गया और उसने तुरंत इसे एकत्रित कर लिया। ये कहा जा सकता है कि यह एक अत्यंत सरल और आसान प्रक्रिया थी। दूसरों की तुलना में जिन्हें लाल मोमबत्ती फल के एक टुकड़े के लिए लड़ना पड़ा था, बुचान का भाग्य बस चार्ट से बाहर था। ऐसा था जैसे बुरा भाग्य जो उसने ल्यूयान रेत क्षेत्र की तीसरी परत में प्रवेश करने के बाद महसूस किया था, अचानक गायब हो गया था। कुमारी दाई और डोंजुवानेर का करीबी रिश्ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे यह फल कैसे संरक्षित किया जाता है ये बताने में कंजूस नहीं होगी, इसलिए उसे ली यूनान के साथ किसी भी तरह का सौदा करने की जरूरत नहीं थी। भाई वी, कृपया प्रतीक्षा करें। ली यूनान ने देखा कि वह जाने वाला था और जल्दी से उसे रोक दिया। क्या गलत है? क्या भाई ली के पास कुछ कहने के लिए है? बुचान के कदम रुक गए क्योंकि वह अचानक मुड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने गुप्त रूप से अपनी ताकत को संघनित किया, एक पल की सूचना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।
उसे एक महान दुश्मन का सामना करने की तरह काम करते देखकर ली यूनान ने तुरंत जान लिया कि दूसरे पक्ष ने उसे गलत समझा था और अपना हाथ हिलाया। भाई वी को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस ली और भाई वी के बीच ज्यादा सौदेबाजी नहीं हुई है, लेकिन ये ली कोई साजिश रचने वाला व्यक्ति नहीं है। भाई वी को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। बुचांग ने ये सुना और उसके चेहरे पर सतर्कता थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। ये भी स्वाभाविक रूप से भाई ली के चरित्र को समझता है, लेकिन ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। चारों ओर कई कृषक जो इस बार लाल मोमबत्ती फल से कुछ भी प्राप्त करने में विफल रहे थे, वे सभी बुचान को घूर रहे थे। जाहिर है यह विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें उसे यहाँ रखने के लिए एक चाल चलनी चाहिए। ये देखकर ली यूनान ने अपनी आवाज उठाई और कहा, सब लोग कृपया शांत हो जाएं। अगर यह एक पूरा लाल मोमबत्ती फल था तो ये लड़ने के लायक होगा, लेकिन अब जब लाल मोमबत्ती फल को कई टुकड़ों में काट दिया गया है और भाई वी ने केवल एक टुकड़ा प्राप्त किया है, यह अज्ञात है कि इसमें कितनी औषधीय प्रभावकारिता होगी। क्या मुझे नहीं बताना चाहिए कि आप कुछ इतने अनिश्चित के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन को उकसाना चाहते हैं? ली यूनान ने वास्तव में गुचान के लिए बात की, उसे सही और गलत के इस भावर से बाहर निकाला, जिससे गुचान की अभिव्यक्ति अत्यंत विचित्र हो गई। भाई ली, मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या एक कट लाल मोमबत्ती फल में मूल वापसी क्षेत्र के मास्टर को उनकी जंजीरों को तोड़ने की अनुमति देने का प्रभाव हो सकता है? सफेद पोशाक में एक युवक ने भौहा चढ़ाकर पूछा। इस युवक की सफेद पोशाक की छाती पर एक सफेद बादल कढ़ाई किया गया था। ये तैरती धुंध महल का प्रतीक था। अच्छा सवाल, भाई तांग। ली यूनान ने सिर हिलाया। हालांकि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसी ने केवल लाल मोमबत्ती फल के बारे में सुना है और इसे पहले कभी नहीं देखा है। मेरा मानना है कि यहाँ तक कि मेरा मास्टर भी इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे सकता, लेकिन लाल मोमबत्ती फल की औषधीय प्रभावकारिता ही एक मूल वापसी क्षेत्र के मास्टर को उनकी जंजीरों को तोड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। ये केवल एक संभावना है, लेकिन अब जब इसे कई टुकड़ों में काट दिया गया है तो यह संभावना, मुझे नहीं लगता कि इस ली को समझाने की जरूरत है, लेकिन भाई तांग को इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। तांग उपनाम वाला तैरती धुंध महल युवक वहां चढ़ा गया और सिर हिलाने से पहले कुछ देर के लिए विचार किया। मैं समझता हूँ, अलविदा। ऐसा कहते हुए वो तुरंत तैरती धुंध महल के शिष्यों के साथ चला गया। अन्य ताकतों के कृषकों ने देखा कि तैरती धुंध महल के तांगियों उनके पास अब लाल मोमबत्ती फल के बारे में कोई विचार नहीं था और वे एक के बाद एक जाने से पहले अपने दिलों में आहें भरने में मदद नहीं कर सके। जल्द ही पहाड़ी घाटी में केवल औषधि गोली पंथ के लोग ही बचे थे। बुचांग ने एक हल्की मुस्कान के साथ ली यूनान को देखा। शुरुआत से अंत तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान रक्त से भरी हुई थी। उसे विश्वास नहीं था कि ली यूनान बिना किसी कारण के उसकी मदद करेगा। दूसरे पक्ष में जाहिर है कुछ गुप्त मकसद था, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, बुचांग पूछने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं था। अब क्या भाई वी इस एक के साथ अच्छी बातचीत कर सकते हैं? ली यूनान ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट रूप के साथ बुचांग को देखा, जैसे कि उसे महसूस हुआ कि केवल कुछ शब्दों के साथ सभी को दूर भेजने की उसकी क्षमता काफी अद्भुत थी। अगर भाई ली के पास कुछ कहने के लिए है तो कृपया बोले। बुचांग ने थोड़ा सिर हिलाया। यह एक पूछना चाहूंगा कि क्या भाई वी के पास लाल मोमबत्ती फल के उस टुकड़े को बेचने का कोई इरादा है? ली यूनान ने झाड़ी के चारों ओर नहीं पीटा और सीधे पूछा। बेचो। बुचांग की आंखें संकीर्ण हो गईं। भाई ली इसे खरीदना चाहते हैं? ली यूनान ने गंभीरता से सिर हिलाया। बुचांग ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया और कहा, क्या भाई ली ने अभी नहीं कहा कि लाल मोमबत्ती फल के इस टुकड़े का मूल्य पहले जितना अच्छा नहीं है? भाई ली इसे क्यों खरीदना चाहते हैं? ली यूनान ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, भले ही लाल मोमबत्ती फल के इस टुकड़े का मूल्य पहले जितना अच्छा नहीं है, यह अभी भी एक स्वर्ग को धता बताने वाला आत्मा फल है जो केवल हर 10,000 सालों में एक बार दिखाई देता है। मेरा औषधि गोली पंथ हमेशा विभिन्न आत्मा घासों और आत्मा दवाओं के साथ साथ गोलियों के परिष्करण के अनुसंधान के लिए समर्पित रहा है। अब जब ऐसा अवसर इस ली के सामने पेश किया गया है, अगर ये ली कुछ नहीं करता है तो मुझे डर है कि औषधि गोली पंथ में लौटने के बाद मुझे औषधि गोली पंथ के बड़ों द्वारा दंडित किया जाएगा। लाल मोमबत्ती फल के इस टुकड़े को खरीदने के बाद शायद औषधि गोली पंथ के बड़े कुछ ऐसा अनुसंधान करने में सक्षम होंगे जो मेरे रसायन कौशल में बहुत सुधार करेगा। बेशक अगर भाई वी इस ली को लाल मोमबत्ती फल का वह टुकड़ा बेचने के लिए तैयार है तो ये ली गारंटी दे सकता है कि औषधि गोली पंथ न केवल छाया चंद्रमा हाल को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगा, बल्कि यह भी कि औषधि गोली पंथ के 5 बड़े भाई वी के अनुरोध को 5 बार मुफ्त में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सहमत होंगे। बुचांग के चेहरे पर मूल रूप से एक अस्वीकृति की अभिव्यक्ति थी, लेकिन अंतिम स्थिति सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह मना नहीं कर सका। आखिरकार लाल मोमबत्ती फल की प्रभावकारिता केवल अफवाह थी और किसी को नहीं पता था कि इसका वास्तविक मूल्य क्या था। शायद इसे काट दिए जाने के बाद ये बेकार था, लेकिन 5 बुजुर्गों के लिए मुफ्त में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक अवसर बेहद दुर्लभ था। इन वर्षों में 5 बुजुर्गों ने शायद ही कभी रसायन में काम किया हो, और हर बार जब उन्होंने किया तो अन्य महान ताकतों को ऐसा करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। उन दोनों की तुलना करते हुए बुचांग को चुनना थोड़ा मुश्किल लगा।
लेकिन जल्द ही उसने कहा, भाई भले ही यह भी यह नहीं कहता, संभवतः आप जानते हैं कि यह एक फैसला नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। अगर आप वास्तव में औषधि गोली पंथ की ओर से लाल मोमबत्ती फल का ये टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक हम ल्यूयान रेगिस्तान को नहीं छोड़ देते और औषधि गोली पंथ के बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से छाया चंद्रमा हाल में आकर मामले पर चर्चा करने दें। हम दोनों यहाँ जो कुछ भी कहते हैं वह बेकार है। स्वाभाविक रूप से ये ली समझता है। ली यूनान ने देखा कि गुचांग ने तुरंत इनकार नहीं किया और ऐसा लगता था कि उसके पास बातचीत के लिए बहुत जगह है, इसलिए वह मुस्कुराने और कहने में मदद नहीं कर सका। चूंकि ऐसा है, यह मामला तब तक इंतजार करेगा जब तक ल्यूयान रेगिस्तान बंद नहीं हो जाता और हमारे पंथों के बुजुर्ग इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा होगा। गुचांग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। अगर भाई ली के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो यह एक पहले विदा लेगा। भाई वी, कृपया। ली यूनान गर्मजोशी से मुस्कुराया, स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोका। पहाड़ी घाटी में कोई और नहीं होने के बाद ली यूनान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गरिमा में हो गई क्योंकि उसने पहाड़ी घाटी में एक निश्चित स्थान की ओर घूरना शुरू कर दिया। वहां उसने एक सूखा शव देखा जो कई साल पहले मर गया था। ये वह जूनियर भाई था जिसे उसने गुप्त रूप से लाल मोमबत्ती डंठल एकत्रित करने के लिए भेजा था, लेकिन इस क्षण में इस जूनियर भाई को किसी तरह के दुष्ट हमले का सामना करना पड़ा था और इतनी बुरी तरह से मर गया था कि उसकी अंतरिक्ष अंगूठी भी गायब हो गई थी। ली यूनान का चेहरा बेहद उदासीन हो गया, लेकिन उसने इस जूनियर भाई का उल्लेख नहीं किया और इसके बजाय बस अपना पैर थपथपाया और कहा, चलो पंथ पर वापस चलते हैं। आह भाई ली, हम अभी वापस जा रहे हैं। ल्यूयान रेगिस्तान बंद होने से पहले अभी भी 2 से 3 महीने हैं। महिलाओं में से एक ने आश्चर्य में ली यूनान को देखा। रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी परत के खजाने क्षेत्र को उन लोगों द्वारा अनगिनत बार खोजा गया है और तीसरी परत खतरे से भरी हुई है। मुझे डर है कि सभी अच्छी चीजें पहले ही ले ली गई हैं। हमें अब वापस जाना चाहिए और लाल मोमबत्ती फल के मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए। आइए देखें कि क्या हमारे मार्शल चाचा लाल मोमबत्ती फल की खरीद पर चर्चा करने के लिए उन महान ताकतों के पास जा सकते हैं। एन, ली यूनान ने धीरे से हंसते हुए कहा, भले ही लाल मोमबत्ती फल उनके द्वारा दूर ले जाया जाता है, अंत में मुझे डर है कि वे हमारे औषधि गोली पंथ से इसके लिए पूछेंगे। हमारे औषधि गोली पंथ के अलावा कोई और इस तरह के खजाने के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए वे इसे जल्दबाजी में उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए हमें अभी भी फायदा है। उसने जो कहा वह सुनकर औषधि गोली पंथ के शिष्य जो लाल मोमबत्ती फल से कोई लाभ प्राप्त करने में विफल रहे थे, उनमें से सभी ने सदमे के दिखावे पहने थे। उनकी पिछली सभी हताशा और उदासी फेंक दी गई थी। उनमें से सभी खुशी से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्होंने अचानक अपने पंथ के अस्तित्व का महान मूल्य पाया हो। एपिसोड नंबर 1233। पहाड़ी घाटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक उजाड़ और एकांत जगह पर 4 लोगों का एक समूह रुक गया। ये गुचांग, त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य कोई नहीं थे। घाटी से बाहर निकलने के बाद गुचांग ने अपनी दिव्य धारणा को हर समय आसपास घेर लिया था और वह अत्यंत सतर्क था। लेकिन 50 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद उसने किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को उनके साथ परेशानी की तलाश में आते हुए नहीं देखा और इसने उसे आखिरकार राहत की सांस लेने की अनुमति दी। शुरुआत से अंत तक डोंगसुवानेर, कुमारी दाई और त्रिपाठी जीवप्ती ने एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। केवल यहाँ पहुँचने के बाद ही गुचांग रुका, अपनी अंतरिक्ष अंगूठी को छुआ और पीछे मुड़कर बोला, भाई त्रिपाठी, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? उसने कुमारी दाई से नहीं पूछा बल्कि इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत समझ लिया कि गुचांग को संदेह था कि उसने भी लाल मोमबत्ती फल का एक टुकड़ा प्राप्त किया है। चूंकि वे दोनों अब एक ही स्थिति में थे, गुचांग ने उससे ये सवाल पूछा था। त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से अपने शब्दों के माध्यम से कुछ भी प्रकट नहीं करेगा। हालांकि वह अभी भी गुचांग की सराहना करते थे। लाल मोमबत्ती फल बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सावधान रहना सबसे अच्छा था। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरी कोई योजना नहीं है, मैं बस तीसरी परत की खोज करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है। भाई त्रिपाठी अभी भी गहराई में जाना चाहते हैं। गुचांग का रंग थोड़ा बदल गया क्योंकि उसे काफी अजीब लगा। ये तर्कसंगत था कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में लाल मोमबत्ती फल का आखिरी टुकड़ा प्राप्त किया था तो उसे बेहद सावधान रहना चाहिए और किसी भी जोखिम को आगे खोजने के लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में खोज जारी रखना चाहते थे। न केवल गुचांग को अजीब लगा बल्कि डोंगसुवानेर ने भी एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके भावों को देखा और जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन सतह पर वह शांत रहे और बस कहा, इससे पहले किसी ने भी तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और लाल मोमबत्ती फल जैसे स्वर्ग को धता बताने वाले आत्मा फल भी दिखाई दिए हैं। शायद इस परत से परे और भी बेहतर चीजें होंगी। जब गुचांग ने ये सुना तो उनके दिल में अधिकांश संदेह गायब हो गए, ये सोचकर कि शायद त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में लाल मोमबत्ती फल के कोई टुकड़े प्राप्त नहीं किए थे। यही कारण था कि वह इतनी बेपरवाही से काम कर रहे थे। थोड़ा सिर हिलाते हुए उसने कहा, चूंकि भाई त्रिपाठी ने ऐसा विकल्प चुना है, ये भी और कुछ नहीं कहेगा। मैं बस आशा करता हूं कि भाई त्रिपाठी सभी मामलों में सावधान रहे और पूरी फसल के साथ वापस आएं। जुवानेर और मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, हम जल्द ही ल्यूयान रेत क्षेत्र छोड़ देंगे।
गुचान के विकल्प ने त्रिपाठी जीवक्ति को बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। लाल मोमबत्ती फल बहुत महत्वपूर्ण था और जो कोई भी हर समय अपने साथ ऐसा आत्मा फल लेकर चलता था वह असहज महसूस करेगा। गुचांग निश्चित रूप से लाल मोमबत्ती फल के टुकड़े को जल्द से जल्द लियुयान रेत क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते थे। ये सिर्फ गुचांग ही नहीं था जो ऐसा सोचते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि तियानजोंग, चेंगफेग, सुडाई और यहाँ तक कि मोटा आदमी भी ऐसा सोचेंगे। इसके अलावा वे दूसरों को इस मामले को संभालने नहीं देंगे और निश्चित रूप से लाल मोमबत्ती फल के टुकड़े को खुद ले जाएंगे और सीधे लियुयान रेत क्षेत्र छोड़ देंगे। ये त्रिपाठी जीवक्ति के लिए अच्छी खबर थी। पंत के इतने सारे कुलीनों के एक साथ छोड़ने के साथ स्वाभाविक रूप से कम लोग बचे रहेंगे। कम लोगों के साथ कम प्रतिस्पर्धा होगी। एन भाई वी और बहन जुबानेर को भी सावधान रहना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। गुचांग ने फिर अपनी आंखें कुमारी दाई की ओर मोड़ दी और पूछा, आपके बारे में क्या छोटी बहन कुमारी दाई? मैं कुमारी दाई मुस्कुराए, मुझे इस बार कुछ भी अच्छा नहीं मिला, इसलिए मुझे जल्दी नहीं है छोड़ने की। स्वाभाविक रूप से मैं रहूंगी और देखूंगी कि क्या अगले कुछ दिनों में कुछ अच्छा भाग्य होता है। उस मामले में आपको भी सावधान रहना चाहिए। गुचांग स्वाभाविक रूप से कुमारी दाई को उसके साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं करेगा। डोंग जुबानेर आगे बढ़ी और कुमारी दाई से कुछ शब्द कहे इससे पहले कि वो गुचांग और जुबानेर को विदा कहे और वापस जल्दी करें। लियुयान में एक क्षेत्र खुलने के बाद छोड़ना असंभव नहीं था, लेकिन इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। आखिरकार भले ही किसी की ताकत कम हो, वे अभी भी पहली परत ज्वाला क्षेत्र में अग्नि आत्मा जानवरों का शिकार कर सकते थे और कुछ अग्नि क्रिस्टल पत्थर काट सकते थे। हालांकि इस बार लाल मोमबत्ती फल की उपस्थिति ने छायांकित सितारा के कई सबसे शक्तिशाली पंथ कुलीनों को जल्दी छोड़ने का कारण बनाया था। ये कुछ ऐसा था जो केवल 10,000 सालों में एक बार हुआ था। गुचांग और डोंग जुबानेर के आंकड़े दृष्टि से गायब होने के बाद कुमारी दाई ने चुपचाप त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। गुचांग की तरह उसने संदेह किया था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने लाल मोमबत्ती फल प्राप्त किया है, लेकिन अब जब त्रिपाठी जीवक्ति ने रहने का फैसला किया था और यहाँ तक कि गहराई में खोज जारी रखी थी, तो वह अब अपने अनुमान के बारे में निश्चित नहीं थी। जैसे ही वह सोच रही थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, चूंकि यह मामला खत्म हो गया है तो मैं विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहन कुमारी दाई को अगले कुछ दिनों में अच्छा भाग्य मिलेगा। रुको, कुमारी दाई ने चिंतित महसूस किया और तुरंत बुलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में इतनी सीधे उससे अलग होना चाहेंगे। क्या गलत है? त्रिपाठी जीवक्ति का कुमारी दाई के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। हालांकि दूसरा पक्ष जन्मजात रूप से कमी था, उसका दिल शुद्ध था। इतने लंबे समय तक उसके साथ रहने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का उसके बारे में एक अच्छा प्रभाव था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने खुद को इतना स्पष्ट करने के बाद भी उसे क्यों बुलाया था। कुमारी दाई ने अपने लाल होंठ काटे क्योंकि उसके चेहरे पर संकोच का एक निशान चमक गया। एक पल के लिए संकोच किया इससे पहले कि वह कहे, जूनियर भाई त्रिपाठी, मैं भी खोज जारी रखना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? मेरे साथ? त्रिपाठी जीवक्ति हक्का बक्का रह गया। हालांकि वह कुमारी दाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब उसने उसे पहली बार देखा तो त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि वह एक ऐसी महिला थी जो अकेले यात्रा करना पसंद करती थी। इसका कुछ लेना देना उसके रूप से हो सकता है, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उसके साथ जाने के लिए कहेगी। इससे त्रिपाठी जीवक्ति को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वह तीसरी परत की खोज जारी रखना चाहते थे क्योंकि वह गहन yin सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढना चाहते थे, लेकिन अगर वह कुमारी दाई के साथ यात्रा करते तो यह अनिवार्य रूप से उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करेगा। त्रिपाठी जीवक्ति को भौंहा चढ़ाते देखकर कुमारी दाई भी थोड़ा शर्मिंदा लगती थी, ये जानकर कि उनके प्रस्ताव ने उनके लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था, लेकिन किसी कारण से वह वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति के साथ अकेले रहने के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इससे भी अधिक वह वास्तव में तीसरी परत की खोज करना चाहती थी। तीसरी परत पहली परत से बहुत अलग थी, इसलिए कुमारी दाई को विश्वास नहीं था कि वह अकेले जीवित रहने में सक्षम होगी। अगर वह त्रिपाठी जीवक्ति के साथ जा सकती थी तो खतरा आने पर भी वे एक दूसरे की देखभाल करने में सक्षम होंगे। इसलिए भले ही उसने शर्मिंदा महसूस किया, कुमारी दाई ने अभी भी ईमानदार आंखों के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को देखा, गुप्त रूप से प्रार्थना की कि वह कारण न हो और उसे मना न करें। वह याद नहीं कर सकती थी कि उसे इतनी चिंता हुई कितना समय हो गया था। बहुत पहले से उसने कभी भी किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया था और न ही उसने किसी से भीख मांगी थी। उसने खुद पर भरोसा करने के लिए अपना मन बना लिया था, लेकिन इस बार उसने अपनी ही दृढ़ता को तोड़ा था। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति का भौंहा शांत हो गया और वह मुस्कुराया, अच्छा है। ये सुनकर कुमारी दाई का चेहरा खुशी से भर गया और उसकी सुंदर आंखों में कृतज्ञता का एक निशान चमक गया। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे स्पष्ट करने की जरूरत है। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं मानता हूं कि बहन कुमारी दाई तीसरी परत की स्थिति से वाकिफ है। अगर हम वास्तव में किसी तरह की बाधा या खतरे का सामना करते हैं जिसे मैं भी नहीं संभाल सकता, तो आपको और मुझे इससे निपटने के अपने तरीके ढूंढने होंगे। अगर बहन कुमारी दाई यहाँ मर जाती है तो मुझे मदद का हाथ नहीं बढ़ाने के लिए दोष न दें।
निश्चित रूप से, कुमारी दाई ने धीरे से सिर हिलाया। अगर हम वास्तव में उस तरह के घातक खतरे का सामना करते हैं तो ये केवल कहा जा सकता है कि कुमारी दाई का भाग्य अच्छा नहीं है। एन, उसे इतनी आसानी से सहमत होते देखकर त्रिपाठी जीवप्ती संतुष्ट थे और बोले, एक और बात है जो मुझे तीसरी परत में करनी है। जब मैं वह करता हूँ तो मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा। जब तक ये उयान रेत क्षेत्र बंद नहीं हो जाता मैं आपके साथ नहीं रह सकता। कुमारी दाई ने आश्चर्य का एक रूप दिखाया, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराए। जूनियर भाई किस तरह की गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए यहाँ उपयोग करना चाहते हैं। उसने इसे मान लिया कि यह एक ऐसा वातावरण था जो बाहर नहीं पाया जा सकता था, इसलिए अगर त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ करने के लिए यहाँ आना पड़ा तो ये स्वाभाविक रूप से इससे संबंधित था। आप ऐसा कह सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने टिप्पणी नहीं की, अगर आपको इससे कोई समस्या नहीं है तो हम एक साथ यात्रा कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कुमारी दाई ने आसानी से सहमत व्यक्त की। त्रिपाठी जीवप्ती ने जो 2 बिंदु उठाए वे वास्तव में अनुरोध नहीं थे, इसलिए उसके लिए इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उस मामले में मुझे अगले कुछ दिनों के लिए मेरी देखभाल करने के लिए बहन कुमारी दाई को परेशान करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। ये कुमारी दाई है जो जूनियर भाई त्रिपाठी को परेशान कर रही है। यह फैसला करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना युवान चुंबकीय कंपास निकाला, दिशा की जांच की और कुमारी दाई के साथ मिलकर वे तीसरी परत में गहराई में चले गए। तीसरी परत की गर्मी इतनी भयंकर थी कि त्रिपाठी जीवप्ती को लगातार अग्निविष के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपनी संत शक्ति का प्रसार करना पड़ा, लेकिन कुमारी दाई की स्थिति बहुत सरल थी। वह अपने कपड़ों के नीचे एक कलाकृति कवच पहने हुए लगती थी और उसे बस इतना करना था कि उसके शरीर के चारों ओर एक फीका नीला हेलो जारी करने के लिए इस कलाकृति कवच की शक्ति को थोड़ा धक्का देना था। ये हेलो एक बर्फीली आभा देता था जो अग्निविष को उसके 3 मीटर के भीतर आने से रोकता था। रास्ते में कुमारी दाई गुप्त रूप से चौंक गई थी। हालांकि जब उसने पहली बार त्रिपाठी जीवप्ती को देखा तो वह जानती थी कि वह अग्निविष का विरोध करने के लिए अपनी संत शक्ति का उपयोग कर रहे थे और अन्य पंथों के कुलीनों की तरह एक कलाकृति कवच नहीं पहने हुए थे। वह अभी भी चौका महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। वह नहीं जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी संत शक्ति का इतनी लापरवाही से उपयोग करने से कितना खपत करना पड़ा, लेकिन अब भी उन्होंने थकान का मामूली संकेत भी नहीं दिखाया। कुमारी दाई वास्तव में जानना चाहती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर में कितनी संत शक्ति जमा की थी कि वह इस तरह बर्बाद करने में सक्षम थे। सौभाग्य से एक दिन चलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रस्ताव दिया कि वे खुद को बहाल करने के लिए ध्यान करें, जिससे कुमारी दाई को बहुत बेहतर महसूस हो। इस तरह संत शक्ति का उपयोग करते हुए यह अजीब होगा अगर उन्हें खुद को बहाल करने की जरूरत नहीं थी। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती ने इसका सुझाव नहीं दिया होता, उसने पूछने की पहल की होती। इसलिए उन दोनों ने एक एकांत जगह मिली और प्रत्येक ने ध्यान करने के लिए एक उपयुक्त स्थान पाया। बेशक त्रिपाठी जीवप्ती को खुद को बहाल करने के लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं थी। अग्निविष का विरोध करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की गई संत शक्ति की छोटी मात्रा उनके लिए बाल्टी में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह बस लाल मोमबत्ती फल से निपटने के लिए एक अवसर ढूंढना चाहते थे जो उन्होंने प्राप्त किया था। हालांकि उन्होंने जल्दी से पहाड़ी घाटी में लाल मोमबत्ती फल को संग्रहित करने के लिए एक आत्माकाष्ठ बॉक्स बनाया था। उस समय काफी महत्वपूर्ण था और क्राफ्टिंग थोड़ा खुरदरा था, इसलिए वह पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सके कि औषधीय प्रभावकारिता गायब नहीं होगी। 2 घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने लाल मोमबत्ती फल को संसाधित करना समाप्त कर दिया और आलस्य से उठने और चलने से पहले इसे काले किताब अंतरिक्ष में फेंक दिया जहां कुमारी दाई ध्यान कर रही थी। एपिसोड नंबर 1234। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती उसके सामने पहुंच गए। अपनी सांस को समायोजित करने के बाद कुमारी दाई की आत्मा में काफी सुधार हुआ था। जब त्रिपाठी जीवप्ती चले गए तो उसने अपनी आंखें खोली, जाहिर है उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक संकोचपूर्ण रूप दिखाया जिससे त्रिपाठी जीवप्ती बहुत उत्सुक हो गए। जूनियर भाई त्रिपाठी, मैंने अपनी सभी पुनर्प्राप्ति गोलियों का उपयोग कर लिया है, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त है? मैं संत क्रिस्टल के लिए कुछ खरीद सकती हूँ। जब कुमारी दाई ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी सुंदर आंखें थोड़ी झिलमिलाहट करती थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस बिंदु की परवाह नहीं की। हालांकि यह अजीब था कि इस महिला ने वास्तव में अपनी सभी पुनर्प्राप्ति गोलियों का उपयोग कर लिया था। एक पल के लिए सोचते हुए उन्होंने सोचा कि शायद उसे तीसरी परत में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके लिए इतनी सारी गोलियों का सेवन करना उचित था। तो बिना किसी संदेह के त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से गोलियों की एक बोतल निकाली और उसे फेंक दिया। धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, संत क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ गोलियों की एक बोतल है, वे ज्यादा कीमती नहीं है। कुमारी दाई ने बोतल पकड़ी और कृतज्ञता का एक रूप दिखाया, सिर हिलाते हुए। फिर कुमारी दाई जूनियर भाई त्रिपाठी को धन्यवाद देंगी। अच्छा, चलो अपने रास्ते पर जारी रखते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने आगे बढ़ने से पहले कहा। त्रिपाठी जीवप्ती के जाने के बाद कुमारी दाई ने गोलियों की बोतल खोली और उन पर अपनी नजर डाली। अंदर की गोलियों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसका कोमल शरीर थोड़ा कांपने में मदद नहीं कर सका, क्योंकि उसके चेहरे पर परमानंद का एक रूप दिखाई दिया। जब उसने अपना सिर उठाया और फिर से त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ को घूरना शुरू कर दिया तो उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी उत्साह और कट्टरता के साथ चमक गई और उसने तुरंत एक शब्द कहे बिना गोलियों को दूर रख दिया, इससे पहले कि वह जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी।
तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र वास्तव में पहली परत की तुलना में अनगिनत गुना अधिक खतरनाक था। हालांकि दोनों परतों का वातावरण समान था, लेकिन अंदर छिपे हुए खतरे पूरी तरह से अलग थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहली परत से गुजरे तो अजीब पहाड़ी घाटी में बड़ी संख्या में अग्नि आत्मा जानवरों का सामना करने के अलावा जहां उन्हें स्थिति को हल करने के लिए कुछ प्रयास खर्च करना पड़ा, वह मूल रूप से बिना किसी बोझ की दूसरी परत के माध्यम से एक आरामदायक टहलने ले रहे थे, यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए अपनी सहनशक्ति का प्रसार करने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि तीसरी परत में त्रिपाठी जीवप्ती को गर्मी की लहरों और अग्नि जहर का विरोध करने के लिए लगातार अपनी सहनशक्ति का प्रसार करना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ अग्नि आत्मा जानवर कम ग्रेड के नहीं थे, वे सभी 7वें आदेश या 8वें आदेश के अस्तित्व थे। इन अग्नि आत्मा जानवरों के अलावा जो भूमिगत दरारों से निकल सकते थे, विभिन्न अजीब बाधाएं भी थीं। ये अग्नि आत्मा जानवर त्रिपाठी जीवप्ती और कुमारी दाई के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करते थे। जब तक उनमें से बहुत सारे नहीं थे, वे दोनों आसानी से उन्हें मार सकते थे और कुछ अग्नि क्रिस्टल पत्थर काट सकते थे। हालांकि गुचान के समूह को गिरते देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती कुछ लगभग खतरनाक स्थानों की ओर अधिक सतर्क हो गए थे। एक बार जब उन्होंने ऐसे स्थानों की खोज की तो वह उनसे जहां तक हो सके बचते थे, और अगर वह नहीं कर सकते थे तो वह गुप्त रूप से ये देखने के लिए विनाश के अपने राक्षस का उपयोग करेंगे कि क्या कोई खतरा था। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर यह विनाश की उनकी राक्षस आंख नहीं होती, एक दिव्य तकनीक जो उन्हें भ्रम के माध्यम से देखने की अनुमति देती थी, तो वह और कुमारी दाई पिछले कुछ दिनों में कम से कम 5 अलग बाधाओं में गिर गए होंगे। ये बाधाएं बेहद अच्छी तरह से छिपी हुई थीं और कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक संत राजा क्षेत्र कृषक खोज सके। एक बार जब ये बाधाएं शुरू हो जाती तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि उनका अंत कोई बेहतर नहीं होगा, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती इन खतरनाक स्थानों के माध्यम से कुमारी दाई का नेतृत्व करने के लिए गुप्त रूप से अपनी विनाश की राक्षस आंख का उपयोग कर रहे थे। कांचरंग पंथ की इस महिला ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने गुप्त रूप से महसूस किया कि तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र अपने नाम पर नहीं जीता था। वह यहाँ खतरों को बिल्कुल नहीं समझती थी और बस आसानी से त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे चल रही थी। हालांकि भले ही विनाश की राक्षस आंख महान दानव ईश्वर की दिव्य तकनीक थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे केवल बाद में प्राप्त किया था और इसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत किया था, इसलिए ये सर्वशक्तिमान नहीं था। वे दोनों आखिरकार एक बाधा में गिर गए जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने भी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही यह बाधा शुरू हुई, आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। ज्वाला क्षेत्र का मूल रूप से अत्यधिक गर्म क्षेत्र अचानक कड़वा ठंडा हो गया और तेज हवाएं उनके पास से गुजरी, जबकि आसमान से बड़ी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। वातावरण अचानक पहले से पूरी तरह से अलग हो गया। अस्पष्ट रूप से गठित बर्फ के डंडे सभी दिशाओं से हमला करते थे। आसपास भी पवन ड्रैगन इकट्ठे थे। उन्होंने ठंडी शक्ति को थूक दिया जो किसी के पूरे शरीर को फ्रीज कर सकती थी। उन्होंने ठंडी शक्ति को अपने पवन ब्लेड में छिपा दिया, जिससे इससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया। सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती और कुमारी दाई दोनों रसायनज्ञ थे, जिनमें से एक ने एक यान विशेषता गुप्त कला की खेती की जबकि दूसरे ने एक अग्नि विशेषता गुप्त कला की खेती की, इसलिए उनकी संत शक्ति यहाँ बाधाओं को रोकने में सक्षम थी। हालांकि प्रतिबंध को बलपूर्वक तोड़ने और इससे बचने में उन्हें अभी भी 2 से 3 दिन लग गए। इस प्रक्रिया के दौरान कुमारी दाई को कुछ चोटें आईं, और अगर यह महत्वपूर्ण क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती नहीं होता तो उसकी चोटें बहुत अधिक गंभीर होती। इस जगह पर घायल होना, आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ, मूल रूप से मौत का इंतजार करने से अलग नहीं था। इस घटना के बाद कुमारी दाई ने अब इस तीसरी परत के रहस्यों और खतरों को कम समझने की हिम्मत नहीं की और सावधानीपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे चल पड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती भी घायल थे, लेकिन उनकी पुनर्स्थापना क्षमता की तुलना में ये चोटें उल्लेखनीय नहीं थीं। इस बाधा को छोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत कुमारी दाई को पास की एक पहाड़ी दीवार पर ले जाया और एक गुफा खोली। इस गुफा के अंदर वे दोनों घायल जानवरों की तरह चुपचाप अपने जख्मों को चाटते रहे। 3 दिन बाद ही कुमारी दाई की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं कि उन दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। त्रिपाठी जीवप्ती ने जो विभिन्न तरीके दिखाए और जो युद्ध प्रभावशीलता दिखाई, उसने कुमारी दाई को आखिरकार समझ लिया कि ये पहले आदेश संत राजा वास्तव में उनसे अलग था जिन्हें वह पहले मिली थी। उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति उनकी नीचे नहीं थी, और उनके द्वारा दिखाए गए विभिन्न तरीके पहले से ही कुछ ऐसा नहीं थे जिससे वह मुकाबला कर सके, तो उसे अभी भी दिखाना बाकी था। इसके बारे में क्या कहना है? कोई आश्चर्य नहीं कि गुचांग, जो इतना गर्वित और घमंडी था, उनके प्रति इतना विनम्र था। संभवतः वह पहले ही जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती असाधारण थे। रास्ते में कुमारी दाई को कभी कभी कुछ दुर्लभ अग्नि विशेषता आत्मा घास और आत्मा दवाएं मिली। हर बार जब ऐसा हुआ तो कुमारी दाई इन आत्मा घासों और आत्मा दवाओं को उठाने की पहल करती थी और उन्हें सबसे उपयुक्त सामग्री के साथ संग्रहित करती थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उन्होंने पाया कि यह महिला इन जड़ी बूटियों में बहुत रुचि रखती थी। हर बार जब वह उन्हें उठाने से वापस आती थी तो वह उनके बारे में अंतहीन बात करती थी, उनके औषधीय गुणों, गोली व्यंजनों, औषधीय तरल पदार्थों को संघनित करने के तरीकों और यहाँ तक कि रसायन में आत्मा सन्नी के उपयोग से। ऐसा था जैसे कुछ भी नहीं था जो वह नहीं जानती थी, और वह किसी भी चीज से शर्माती नहीं थी। ऐसा था जैसे वह अपने सामान्य अल्पभाषी से पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी। इस समय त्रिपाठी जीवप्ती चुप रहे और चुपचाप सुनते रहे।
अगर यह कोई अन्य समय होता तो वह वास्तव में कुमारी दाई के साथ रसायन पर चर्चा करने में रुचि रखते थे। वह ये भी देख सकते थे कि यह महिला रासायनिक मार्ग में बहुत कुशल थी, और हालांकि उनका रसायन स्तर उनके जितना उच्च नहीं था, लेकिन उनसे बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं था। दुर्भाग्यवश इस क्षण में उनका मन गहन इन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने पर केंद्रित था, और वह वास्तव में इन चीजों के बारे में बात करने के लिए मनोदशा में नहीं थे, इसलिए वह केवल इस महिला के साथ रसायन का आदान प्रदान करने के अवसर को याद कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती की चुप्पी ने कुमारी दाई को थोड़ा निराश महसूस कराया। उसने गुप्त रूप से खुद से सोचा, क्या यह हो सकता है कि चीजें वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था? अन्यथा त्रिपाठी जीवप्ती इन आत्मा घासों और आत्मा दवाओं से एक शब्द भी कैसे नहीं कह सकते थे, या यहाँ तक कि उत्साह का कोई संकेत भी नहीं दिखा सकते थे। उसने जानबूझकर इन जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानकारी गलत बताए, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ठीक करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिससे वह संकोच करने लगी। कुमारी दाई ने स्वाभाविक रूप से उन आत्मा घासों और आत्मा दवाओं पर एकाधिकार नहीं किया जो उसने उठाए थे, और वह ये भी जानती थी कि अगर ये त्रिपाठी जीवप्ती नहीं होता तो वह इतनी दूर सुरक्षित रूप से यात्रा करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए जड़ी बूटियों को वितरित करते समय उसने बहुमत त्रिपाठी जीवप्ती को देते हुए खुद के लिए एक छोटा हिस्सा रखने की पहल की। इस संबंध में त्रिपाठी जीवप्ती ने इनकार नहीं किया। उनका और कुमारी दाई का गहरा दोस्त नहीं था और तीसरी परत की इस यात्रा पर ही सहयोग किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन लाभों को स्वीकार करेंगे जो उन्हें स्पष्ट अंतरात्मा के साथ दिए गए थे। उन दोनों ने लगभग 10 दिनों तक तीसरी परत तक पूरा रास्ता तय किया, और इस समय तक कुमारी दाई पहले से ही आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके चारों ओर तीव्र गर्मी ऐसी थी जैसे कोई अग्नि विशेषता हमले का उपयोग कर रहा था, लगातार उसके कोमल शरीर पर बमबारी कर रहा था। यहाँ तक कि उसके कलाकृति कवच और गुलाबी घूंघट की सुरक्षा के साथ भी जो उसने अपने शरीर के चारों ओर बनाया था, कुमारी दाई अभी भी जोरों से पसीना बहा रही थी। उसके कपड़े कसकर उसके शरीर से चिपके हुए थे, पूरी तरह से उसके उत्तम आंकड़े को रेखांकित करते थे। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह अपने आंकड़े को ढकने के लिए ये बाई रुमाल का उपयोग कर रही थी, तो इस क्षण में उसे डर था कि उसका शरीर पहले ही उजागर हो गया होगा। सौभाग्य से यहाँ केवल वह और त्रिपाठी जीवप्ती थे, और त्रिपाठी जीवप्ती सामने चल रहे थे, इसलिए उनका पीछे देखने का कोई इरादा नहीं था। उसके द्वारा लिए गए हर कदम के साथ उसे भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप गया, और उसके चारों ओर काले गैस की एक फीकी परत मंडरा रही थी। ये ल्यूयान के रेगिस्तान का अद्वितीय अग्नि जहर था, और कुमारी दाई इस अग्नि जहर का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकी। अब जब इसका कुछ हिस्सा पहले ही उसके शरीर पर आक्रमण कर चुका था, तो अगर वह आगे बढ़ती रही तो स्थिति केवल खराब होगी। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद कुमारी दाई के पास पहले से ही पीछे हटने के विचार थे। गुप्त रूप से अफसोस कर रही थी कि वह इतनी दूर आ गई थी। हालांकि उसके पास कठिनाइयां भी थी जिन्हें वह आवाज नहीं दे सकी। वह और त्रिपाठी जीवप्ती पहले से ही 10 दिनों से अधिक समय तक तीसरी परत में थे, और भले ही वह पीछे हटना चाहती थी, उसे नहीं पता था कि क्या वह सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकती है। वर्तमान स्थिति में वह एक बाघ की सवारी कर रही थी। वह केवल मजबूत खड़ी हो सकती थी और एक शब्द कहे बिना त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे चल सकती थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति उसकी जितनी मुश्किल नहीं थी, वह भी बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी त्वचा जल रही थी जैसे कि उसमें आग लग गई हो, और गर्मी और अग्नि जहर उन्हें सभी दिशाओं से नीचे दबा रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी हड्डियों को कुचला जा रहा है। अगर यह उनके शरीर में संत शक्ति की भारी मात्रा नहीं होती तो त्रिपाठी जीवप्ती को खुद को जल्दी से बहाल करने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ती। सामने चलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य भावना लगातार कुमारी दाई की हरकतों की निगरानी कर रही थी। इस महिला की मुश्किल उपस्थिति स्वाभाविक रूप से उनकी धारणा से बच नहीं सकी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी मदद करने के लिए जल्दी नहीं की। यहाँ का वातावरण बेहद कठोर था, लेकिन इस कठोर वातावरण में चलकर कोई अपनी संत शक्ति की शुद्धता और घनत्व को शांत कर सकता था, जो एक कृषक के लिए बहुत फायदेमंद था। गर्मी और अग्नि जहर का विरोध करने में उसकी मदद करना केवल एक छोटा मामला था, लेकिन अगर उन्होंने मजबूत होने के इस अवसर को खो दिया तो लाभ इसके लायक नहीं होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए इस जोड़ी की गति अब कुछ दिनों पहले की तुलना में कछुए की रेंगना जितनी धीमी थी, और जितना गहरा वे गए वातावरण उतना ही कठोर हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में धीरे धीरे कुछ उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें इस तरह के गर्म वातावरण की जरूरत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके खराब होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से खुद से सोचा, पिछले कुछ दिनों में उनके अवलोकनों और वातावरण में बदलावों के अनुसार उन्हें एक उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए केवल 5 और दिनों के लिए आगे चलने की जरूरत होगी। उस समय वह गहन इन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करना शुरू कर सकते थे। एकमात्र समस्या ये थी कि पीछे की महिला से कैसे निपटा जाए। एपिसोड नंबर 1235। त्रिपाठी जीवप्ती ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी दूर जाने के बाद वह कुमारी दाई से अलग होने के लिए एक उपयुक्त जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। उसे अब छोड़ना उसके जीवन को लेने के बराबर था। ऐसा लगता था कि त्रिपाठी जीवप्ती को उसके लिए कुछ देर तक रहने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी। इस समय का फायदा उठाते हुए वह अपना काम करेंगे। जब तक वह जगह पर्याप्त सुरक्षित थी, तब तक उसे ल्यूयान रेड क्षेत्र बंद होने तक इंतजार करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उस समय यहाँ के विश्व सिद्धांत स्वाभाविक रूप से उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देंगे।
जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ये सोच रहे थे, कुमारी दाई की कोमल चीख अचानक उनके पीछे से आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य धारणा के साथ इलाके को घुमाया और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उनकी आकृति कुमारी दाई के किनारे पर चमक गई और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। यह महिला पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर थी और उसके शरीर में संग शक्ति उस बिंदु तक सूख गई थी जहां ये लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। कलाकृति कवच और कलाकृति कवच की शक्ति जो उसकी रक्षा कर रही थी, अब लगाया नहीं जा सकता था। जिस पर कलाकृति कवच और कलाकृति कवच ने अपनी प्रभावशीलता खो दी, झुलसने वाली गर्मी की लहरें सभी दिशाओं से उस पर दबाव डालने लगी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने अब कार्रवाई नहीं की होती तो वह अगले ही पल में राख में कम हो जाती। कुमारी दाई वास्तव में अब और नहीं रुक सकी। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा उठाए जाने के बाद उसकी सुंदर आंखें कमजोरी से झपकी क्योंकि उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया और वह एक आवाज के बिना बेहोश हो गई। उसने वास्तव में खुद को इस हद तक ओवरड्राफ्ट कर दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती मदद नहीं कर सके लेकिन हंस सके। उन्होंने पहले कुमारी दाई के शरीर के अंदर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी और सोचा था कि चूंकि वह पकड़ने में सक्षम थी तो उसे निश्चित रूप से अपनी सीमा तक नहीं धकेला गया था, इसलिए उन्होंने नेतृत्व लिया था। अगर वह जानते कि ऐसा होगा तो उन्होंने बहुत पहले कार्रवाई कर दी होती। कुमारी दाई का शरीर छूने में नर्म और कोमल था और उसके शरीर से एक आकर्षक खुशबू आ रही थी। इससे भी अधिक, रंगीन रूमाल गायब होने के बाद इस महिला का पसीना से लथपथ शरीर अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के सामने उजागर हो गया, एक ऐसा दृश्य जो कुछ हद तक लुभावनी था। यह महिला, अगर यह उसका चेहरा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से एक घातक महिला होगी। धीरे से सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाने के लिए अपनी संत शक्ति को धक्का दिया, इससे पहले कि वह उसे उठाए और उसे तीसरी परत की गहराई की ओर ले जाए। अलिप्सिस। कुमारी दाई धीरे धीरे जाग गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल सके उसने महसूस किया कि वह विश्व ऊर्जा में समृद्ध वातावरण में डूबी हुई थी। उसके शरीर में संत शक्ति, जो समाप्त हो गई थी, इस क्षण में काफी ठीक हो गई थी और उसके चारों ओर की हवा ताज़ा और सुखद थी। हवा में एक फीकी औषधीय खुशबू भी थी, बैंगनी ठीक जेलीफिश फल। कुमारी दाई के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत इस औषधीय खुशबू के स्रोत का निर्धारण किया। जल्दी से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसकी सुंदर आंखें तुरंत एक बैंगनी आत्मा वृक्ष द्वारा आकर्षित हुई जो ज्यादा दूर नहीं था और एक चकोतरा जैसा दिखता था। बेल जैसा आत्मा वृक्ष कई बड़े पेड़ों के बीच उलझा हुआ था। बेलों के बीच हल्के बैंगनी, चमकदार और पारभासी जामुन के कुछ तार थे जो अंगूर जितने सुगंधित थे। यह अभी तक पका नहीं है, कुमारी दाई ने थोड़ा निराश रूप दिखाया। बैंगनी ठीक जेलीफिश फल एक वास्तविक मूल राजा ग्रेड कम रैंक आत्मा फल था, इसलिए अगर यह पका हुआ था तो इसे एक बैंगनी चमक में ढका जाना चाहिए था और उत्तम बैंगनी जेड के एक टुकड़े जैसा दिखना चाहिए था। चाहे इसका उपयोग रसायन के लिए किया गया हो या सीधे सेवन किया गया हो, यह एक कृषक के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे भी दुर्लभ यह था कि इस तरह का आत्मा फल अंगूर के समान था और गुच्छों में उत्पादित होता था। एक बार जब यह दिखाई देता था तो उनमें से एक बड़ी संख्या होगी। तो जिस पर कुमारी दाई ने खुशबू सूंघी वह जाग गई। आखिरकार इस तरह की चीज बेहद दुर्लभ थी। करीब से देखने पर कुमारी दाई ने पाया कि स्पष्ट संकेत थे कि कुछ बेलों को हाल ही में काटा गया था। एक पल के लिए सोचते हुए कुमारी दाई ने तुरंत समझ लिया कि ये त्रिपाठी जीवप्ती था जिसने उन्हें काटा था। उसी समय उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। अपना सिर घुमाते हुए कुमारी दाई ने त्रिपाठी जीवप्ती को उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा पाया। दुर्भाग्यवश किसी कारण से त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी उदासी थी, जैसे कि वह बहुत नाखुश थे। उनकी भौहें झुकी हुई थी और वह सोच में खोए हुए लगते थे, यहाँ तक कि यह भी ध्यान नहीं देते थे कि वह जाग गई थी। जूनियर भाई त्रिपाठी। कुमारी दाई धीरे धीरे उठ गई और त्रिपाठी जीवप्ती का अभिवादन किया। तुम जाग गए हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर घुमाया। उनके चेहरे पर उदासी का रूप बहुत अधिक अभिसरण हुआ, लेकिन उनकी भौं पर अभी भी असंतोष का एक निशान था। ये जगह है। कुमारी दाई ने संदेह से चारों ओर देखा। जो उसने देखा वह एक हरे भरे हरे परिदृश्य था जो पक्षियों के चहकने की आवाज से भरा हुआ था और हर जगह फूल खिल रहे थे। उसके चारों ओर पहाड़ों को रोल कर रहे थे जो बादलों में उछले थे। दृष्टि में कोई अंत नहीं था। समृद्ध विश्व ऊर्जा की आभा बादलों के साथ मिली हुई थी और पहाड़ की चोटियों को ढक दिया था। ऐसा लगता था जैसे ये किसी महान पंथ का आधार था। कुमारी दाई गुप्त रूप से चौंक गई थी। जिस जगह पर कांच रंग पंथ स्थित था वह भी एक खजाना था, लेकिन उसके सामने के वातावरण की तुलना में यह एक महान जादूगर से मिलने वाले एक छोटे जादूगर की तरह था। अगर वास्तव में कोई शक्ति थी जो अपनी नींव यहाँ स्थापित करती थी तो उनके शिष्यों को खेती करने के लिए किस तरह के स्वर्गीय और भौगोलिक लाभ होंगे। इस दुनिया में ऐसा खजाना कैसे हो सकता है। इसके अलावा पहाड़ों को देखते हुए मानव गतिविधि का कोई निशान नहीं लगता था, जैसे कि इस खजाने का कभी उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि जब कुमारी दाई ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसमान एक लाल पर्दे से ढका हुआ था, जिससे किसी भी सितारों, सूरज या चांद को देखना असंभव हो गया, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गई। संदेह करने की जरूरत नहीं है, यह अभी भी ल्यूयान रेगिस्तान है, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से कहा। कुमारी दाई ने भौहा चढ़ा लिया क्योंकि वह समझती थी कि हम दूसरी परत में लौट आए हैं। दूसरी परत।
त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, इससे पहले कि वह अचानक मुस्कुराए और सिर हिलाए। नहीं, ये चौथी परत है। क्या? कुमारी दाई ने आश्चर्यचकित होकर कहा। चौथी परत? चौथी परत, खजाना क्षेत्र। त्रिपाठी जीवप्ती की आवाज बहुत अधिक गंभीर हो गई। आह! कुमारी दाई मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना मुंह ढक सकी। अपने सदमे से ठीक होने के बाद उसकी सुंदर आंखें हिंसक रूप से कांप गईं, क्योंकि वह बड़बड़ाने में मदद नहीं कर सकी। वास्तव में एक चौथी परत खजाना क्षेत्र है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर झुका दिया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसी जगह थी? कुमारी दाई एक पल के लिए जम गई, इससे पहले कि वह सिर हिलाए। मुझे नहीं पता था, मुझे बस पहले कुछ अटकलें थी। चून की पहली परत ज्वाला क्षेत्र, दूसरी परत खजाना क्षेत्र की ओर जाता है, तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र के बाद एक और खजाना क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति मेरे पिछले अटकलों की पुष्टि करती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे सुना और धीरे से सिर हिलाया। न केवल कुमारी दाई को पहले ऐसे संदेह थे, उन्हें भी वे थे, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इस जगह पर पैर रखा तो उनका मनोदशा बेहद नाजुक हो गया। एक नई दुनिया की खोज के कुमारी दाई के उत्साह और आनंद के विपरीत त्रिपाठी जीवप्ती शुरुआती आश्चर्य का अनुभव करने के बाद किसी भी अन्य चीज की तुलना में नुकसान की अधिक भावना महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें वह वातावरण नहीं मिला जो वह सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों पहले कुमारी दाई के बेहोश होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती उसे इस जगह में गहराई तक ले गए थे और बस अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे तीसरी परत से गुजर चुके थे और चौथी परत में दौड़ गए थे। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के पास चीजों को आने के रूप में लेने के कुछ विचार थे, ये सोचकर कि यह जगह खराब नहीं थी और गहन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह जल्दी में थे। लेकिन उनकी महान निराशा के लिए चौथे स्तर में शामिल स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने वास्तव में बेहद कम थे। उन्होंने कुछ दिनों तक लगातार खोज की, फिर भी उन्हें केवल 2 घंटे पहले एक बैंगनी जेड फल वृक्ष मिला और उन्होंने बैंगनी जेड फलों के 2 तार तोड़े। इसने उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया और स्पष्ट रूप से उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें धोखा दिया गया है। एक उपयुक्त वातावरण ढूंढे बिना और यहाँ इतने कम कीमती खजाने के साथ, यह अजीब होगा अगर उन्होंने खुश महसूस किया। एकमात्र चीज जिसने उन्हें संतुष्ट महसूस कराया वह ये थी कि वह आखिरकार कुमारी दाई से अलग हो सकते थे। अपना मन बनाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, बहन कुमारी दाई, मैं कुछ दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ और वातावरण की थोड़ी जांच की है। मुझे यहाँ किसी भी राक्षस जानवर के कोई निशान नहीं मिले हैं और न ही कोई बाधाएं हैं, इसलिए ये जगह बहुत सुरक्षित है। कुमारी दाई हैरान थी, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद वह समझदारी से मुस्कुराए और पूछा, जूनियर भाई त्रिपाठी, क्या आप अकेले अभिनय करने जा रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा उनके विचारों को देखे जाने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। क्या ऐसा है? कुमारी दाई ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, मैं बस यहाँ एक खास तरह की आत्मा घास की तलाश कर रही थी। चूंकि यह जगह इतनी सुरक्षित है तो कुमारी दाई अब और जूनियर भाई को परेशान नहीं करेगी। मैंने रास्ते में आपका बहुत समय भी बर्बाद कर दिया है। ये ठीक है, फिर हम यहाँ से अलग हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहन कुमारी दाई उसे ढूंढ सकती है जिसकी वह तलाश कर रही है, त्रिपाठी जीवप्ती ने सीधे दूर चलने से पहले कहा। ल्यूयान रेड क्षेत्र बंद होने से एक दिन पहले ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी गति बढ़ानी पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद कुमारी दाई ने अचानक पीछे से पुकारा, जूनियर भाई त्रिपाठी, क्या कुछ और है? त्रिपाठी जीवप्ती मुड़े और पूछा। कुमारी दाई ने धीरे से अपने लाल होंठ काटे और थोड़ा मुस्कुराए। कुमारी दाई आपकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जूनियर भाई त्रिपाठी से मिलना चाहेंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर भाई त्रिपाठी मेरा स्वागत करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति एक पल के लिए चमक गई, इससे पहले कि उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से, जहां तक मैं रहता हूं, जब आप पहुंचते हैं तो आप गुजान से पूछ सकते हैं। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती को सहमत देखकर कुमारी दाई मुस्कुराए, लगभग आराम से। ये सही है। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक कुछ याद आया। हालांकि विभिन्न महान शक्तियों के कुलीन शिष्य सभी जल्दी चले गए हैं और कोई और नहीं होगा जो चौथी परत में प्रवेश करेगा। आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सितारा सम्राट पंथ से वह आदमी भी यहाँ आएगा। वह व्यक्ति, उदासीन आदमी की छवि अचानक कुमारी दाई के दिमाग में दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, अगर वह व्यक्ति है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। सितारा सम्राट पंथ के लोग कभी भी दूसरों को भड़काने की पहल नहीं करते, इसलिए जब तक मैं उसे भड़काती नहीं हूँ तब तक मैं ठीक रहूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। उनकी आकृति कुछ बार झिलमिलाहट करती थी, इससे पहले कि वो कुमारी दाई की नजर से गायब हो जाए और आगे बढ़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला में डूब जाए। वह गहराई में जाना चाहते हैं। कुमारी दाई ने तब तक इंतजार किया जब तक त्रिपाठी जीवप्ती चले नहीं गए, इससे पहले कि वह सोच समझकर खुद से बड़बड़ाए। ऐसा लगता है कि जूनियर भाई त्रिपाठी जिस गुप्त तकनीक की खेती करना चाहते हैं वह असाधारण है। वह वास्तव में गहराई में जाना चाहते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में देख सकती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ये देखने के लिए गहराई में जाना चाहते थे कि क्या वहाँ एक 5वीं परत ज्वाला क्षेत्र था। यहाँ तक कि तीसरी परत का वातावरण भी उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सका, इसलिए वह केवल 5वीं परत में प्रवेश करने की उम्मीद कर सकते थे। जगह पर खड़े होकर और थोड़ी देर तक देखते हुए कुमारी दाई का मुंह एक विकृत मुस्कान में घुमावदार हो गया।
उसने हमेशा महसूस किया था कि उसकी ताकत असाधारण थी, और भले ही वह तियानझोंग, चैंगफेक और अन्य की तरह मजबूत नहीं थी, वह अभी भी औसत तीसरे आदेश संत राजा से अधिक मजबूत थी। लेकिन अब त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ तुलना करने पर उसने आखिरकार समझा कि वह एक कुएं में एक मेढक थी। इस दुनिया में वास्तव में ऐसा एक अद्भुत चरित्र था। सितारा सम्राट पंथ से वह आदमी भी था जो एक राक्षसी अस्तित्व था। जब वे लाल मोमबत्ती फल छीन रहे थे तो कुमारी दाई हर बार जब उसने उसे कार्रवाई करते हुए देखा तो थोड़ा चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। उसके द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति बस भयानक थी। कुमारी दाई को नहीं पता था कि अगर ये दोनों मिलते हैं तो कौन मजबूत होगा और कौन कमजोर होगा। एपिसोड नंबर 1236। घुमावदार पहाड़ी श्रृंखला के माध्यम से त्रिपाठी जीवोक्ति की आकृति बिजली के बोल्ट की तरह चली गई। हालांकि वह अभी भी किसी तरह के अस्पष्ट विश्व सिद्धांतों से दबा हुआ था और उड़ने में असमर्थ था, कुमारी दाई के उसे रोकने के बिना त्रिपाठी जीवोक्ति तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने पवन और मेघ पंखों का उपयोग करने में सक्षम थे। त्रिपाठी जीवोक्ति का चौथी परत में लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह जानते थे कि यहाँ कुछ दुर्लभ आत्मा घास और आत्मा दवाएं होने की संभावना है, लेकिन उनकी खोज करना केवल समय की बर्बादी था। त्रिपाठी जीवोक्ति ये देखना चाहते थे कि क्या कोई पांचवी परत ज्वाला क्षेत्र था। अगर था तो इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य हासिल हो जाएगा। पहाड़ी श्रृंखला बेहद बड़ी थी और जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति ने प्रवेश किया उन्होंने महसूस किया कि यहाँ विश्व ऊर्जा की आभा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। यह उन सभी सितारों से कहीं बेहतर थी जिन पर वह पहले गए थे, यहाँ तक कि रहस्यमय तैरते महाद्वीप के साथ थोड़ा तुलनीय भी थी। पहाड़ी श्रृंखला बादलों में घिरी हुई थी और बर्फ के सफेद बादलों के बड़े समूह पहाड़ी श्रृंखला की गहराई में कपास की तरह तैरते थे, पहाड़ के आधे रास्ते में आराम से बहते थे। ड्रैगन गुफा पहाड़ की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर की तरह था, बस कोई तुलना नहीं थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें आघात और उत्साह से भर गई क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से सोचा था कि अगर ये ल्यूयान रेगिस्तान छायादार सितारा पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होता तो ये घुमावदार पहाड़ी श्रृंखला अकेले सभी महान शक्तियों और महान पंथों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। उन महान शक्तियों और महान पंथों में से कौन सा समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा वाले स्थान पर स्थित नहीं था। यहाँ तक कि इनमें से प्रत्येक महान शक्तियों की नींव के नीचे एक विशाल पृथ्वी शिरा थी। केवल इन पृथ्वी शिराओं द्वारा उत्सर्जित विश्व ऊर्जा ही एक पंथ को हजारों सालों तक गिरने के बिना चलने की अनुमति दे सकती थी, जिससे इसके शिष्यों को आधे प्रयास के साथ दुगुना परिणाम प्राप्त हो सकता था। उदाहरण के लिए टोंगजुआन क्षेत्र का 9 स्वर्ग पवित्र भूमि। जहां तक त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे, 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के 9 शिखरों के नीचे एक बड़ी पृथ्वी शिरा थी। यही कारण था कि उनके 9 शिखरों के बीच विश्व ऊर्जा की आभा इतनी घनी थी। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय समान था। ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय के 108 शिखरों के नीचे भी पृथ्वी शिराएं थीं। किसी भी पंथ के पूर्वज संस्थापक विरल विश्व ऊर्जा आभा वाले स्थान पर अपने पंथ को स्थापित करना नहीं चुनेंगे। एक पंथ स्थापित करने के लिए पहली शर्त यह थी कि वहां एक पृथ्वी शिरा होनी चाहिए, और जितना बड़ा और उच्च गुणवत्ता वाला उतना ही अच्छा। और उनके सामने ये लगातार पहाड़ी श्रृंखला निश्चित रूप से एक पंथ स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अगर वह अपने शिष्यों को यहाँ खेती करने देते तो उनके पास सबसे अच्छा समय और जगह होगी और वे सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से बढ़ेंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति को यकीन था कि इस पहाड़ी श्रृंखला के नीचे कम से कम एक या अधिक उच्च ग्रेड पृथ्वी शिराएं होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये ल्यूयान रेगिस्तान था। ये केवल थोड़ी देर में एक बार खुलेगा और यह आधे साल से भी कम समय में फिर से बंद हो जाएगा। कोई भी यहाँ एक पंथ नहीं बना सकता था और कोई भी यहाँ लंबे समय तक खेती करने के लिए नहीं रह सकता था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने बार बार आहें भरी। हालांकि वह अब अकेले थे, लेकिन उनके पास अभी भी टोंगजुआन क्षेत्र में कई रिश्तेदार और दोस्त छूट गए थे। अगर वह एक दिन वापस जा सकते थे और उन्हें टोंगजुआन क्षेत्र में ला सकते थे तो ये पहाड़ी श्रृंखला निश्चित रूप से बसने के लिए एक अच्छी जगह होगी। बेशक उससे पहले उन्हें खुद की रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए, अन्यथा ये केवल उनके परिवार पर आपदा लाएगा। सिर हिलाते हुए और अपने दिमाग में सभी भटकावपूर्ण विचारों को दूर करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी यात्रा जारी रखी। पहाड़ी श्रृंखला बेहद शांत और सुंदर थी। दृष्टि में कोई पक्षी या जानवर नहीं था। ऐसा लगता था कि इस चौथी परत में त्रिपाठी जीवोक्ति ही एकमात्र जीवित व्यक्ति थे। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, भले ही इस जगह पर आत्मा घास और आत्मा दवाएं थी, वे बेहद दुर्लभ थीं क्योंकि रास्ते में त्रिपाठी जीवोक्ति को कोई और आत्मा घास या आत्मा दवाएं नहीं मिली और हवा में थोड़ी सी भी औषधीय खुशबू नहीं थी। त्रिपाठी जीवोक्ति के इस पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करने के 10 दिन बाद जैसे ही वह जल्दी कर रहे थे, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह रुक गए। सावधानीपूर्वक सुनते हुए भौहें चढ़ाते हुए उनकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उन्होंने अपने सामने कहीं से कुछ हिंसक आवाजें सुनी। क्या कोई वहां था? इससे भी अधिक, वह व्यक्ति वास्तव में उनके सामने आया था। त्रिपाठी जीवोक्ति के दिमाग में एक ठंडा और उदासीन चेहरा चमक गया क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से सोचा था कि क्या ये वह व्यक्ति था जिसने इस जगह में प्रवेश किया था। आवाजों को सुनते हुए ऐसा नहीं लगता था कि कोई लड़ाई हो रही थी, बल्कि उनके सामने वाला व्यक्ति किसी चीज पर बमबारी कर रहा था। हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव उस दिशा से आ रहे थे जिससे एक बड़ा हंगामा हो रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक उत्सुक हो गए।
उन्होंने 10 दिनों तक इस पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश किया था और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए अब जब कोई उनके सामने आया था और ऐसी अजीब आवाज कर रहा था तो इसने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। अपनी सांस रोककर त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप आगे बढ़े, ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने किसी भी तरह की शक्ति छिपाने वाली गुप्त कला की खेती नहीं की थी, लेकिन उनकी दिव्य चेतना बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए जब तक वह कोई स्पष्ट आंदोलन नहीं करते तब तक उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वह वहां है। चुपचाप पास आते हुए वह आवाज के स्रोत के जितना करीब आए उतना ही त्रिपाठी जीवप्ती महसूस कर सके कि इस व्यक्ति के तरीके कितने भयानक थे। कुछ दर्जन किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती रुक गए और आगे देखा। उनका दिल कांपने में मदद नहीं कर सका क्योंकि उनके चेहरे पर भय का एक रूप दिखाई दिया। उनके सामने 1000 मीटर की दूरी पर एक तलवार जैसी आकृति और एक छीनी हुई चेहरे वाला एक आदमी दिखाई दिया। ये सितारा सम्राट पंथ से आया हुआ आदमी था जिसने सभी की आंखों के सामने लाल मोमबत्ती फल को कई टुकड़ों में काट दिया था। इस समय इस आदमी के शरीर से चौंकाने वाला संत शक्ति उतार चढ़ाव धड़क रहा था। किसी अज्ञात गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए यह आदमी वास्तव में जमीन से 1 मीटर ऊपर तैर रहा था, लेकिन उसका भयंकर शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसने बेताबी से अपनी संत शक्ति को धक्का दिया था। अपने हाथ में एक अगोचर चांदी बार ड्रैगन भाला पकड़कर उसने अपने सामने शून्य की ओर भाले की एक बौछार भेजी। जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को अस्पष्ट रूप से भयभीत महसूस कराया वह इस आदमी द्वारा प्रदर्शित चौंकाने वाले तरीके नहीं थे। इस आदमी के तरीके वास्तव में असाधारण थे। चांदी बार ड्रैगन भाला जो उसने बाहर भेजा था विशाल चांदी बार ड्रैगन में बदल गया जो पागलपन से आगे बढ़ गया। इन चांदी बार ड्रैगन में से प्रत्येक इतना शक्तिशाली था कि इस तरह के हिंसक हमले के सामने त्रिपाठी जीवप्ती को भी उनसे बचना पड़ेगा। हालांकि इस आदमी के सामने शून्य में एक अदृश्य बाधा लगती थी। सभी चांदी ड्रैगन जो आगे बढ़े इस बाधा से अवरुद्ध थे। हवा के बीच में केवल लहरों की परतें थीं जो लगातार सभी दिशाओं में फैलती थीं। चांदी ड्रैगन बिना किसी सफलता के बार बार लौट आए। एक बाधा नहीं, यह एक पहाड़ बचाव सरनी है। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल जकड़ गया। उन्होंने एक बार 9 स्वर पवित्र भूमि के पवित्र मालिक के रूप में सेवा की थी और जब 9 स्वर पवित्र भूमि शक्तिशाली दुश्मनों से घिरी हुई थी तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 9 शिखरों की रक्षा के लिए पहाड़ बचाव सरनी को सक्रिय किया था। इसलिए इस क्षण में वह स्वाभाविक रूप से इसके माध्यम से देखने में सक्षम थे। एक ऐसे वीरान पहाड़ी श्रृंखला में जहां कीड़े या पक्षी भी नहीं देखे जा सकते थे वास्तव में एक पहाड़ बचाव सरनी थी। इससे भी अधिक ये पहाड़ बचाव सरनी बेहद गहन थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सितारा सम्राट पंथ का उदासीन आदमी कैसे हमला करता था, वह चल रहा, नुकसान के कोई संकेत नहीं दिखाते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ल्यूयान रेत क्षेत्र कम से कम 10,000 सालों से अस्तित्व में था और तीसरी परत से आगे किसी ने कभी इस पर पैर नहीं रखा था। चौथी और पांचवी परतें भी समान थीं, जिसका मतलब था कि यह पहाड़ बचाव सरनी कम से कम 10,000 सालों से अस्तित्व में थी। 10,000 सालों के बाद भी इसमें अभी भी इतना शक्तिशाली रक्षात्मक कार्य था, इसलिए कोई केवल कल्पना कर सकता है कि यह कितना मजबूत रहा होगा। यहाँ एक पहाड़ बचाव सरनी क्यों थी? इस तरह की चीज को आमतौर पर एक पंथ द्वारा मानव शक्ति और वित्तीय संसाधनों के महान खर्च पर व्यवस्थित किया जाता था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सितारा सम्राट पंथ शिष्य से गुजर गईं और दूर की दूरी में देखा, उनकी आंखें आघात में संकीर्ण हो गईं। दूर पहाड़ी श्रृंखला में घने बादल और धुंध थी और अनगिनत खजाने वाली भूमि पहाड़ बचाव सरनी द्वारा सुरक्षित थी। हालांकि वह नहीं देख सकते थे कि ये पहाड़ कितने ऊंचे थे या अंदर की स्थिति कैसी थी। त्रिपाठी जीवप्ती बादलों में इमारतों के कुछ अस्पष्ट निशान को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वहां शायद महल, मंडप और पानी के किनारे मंडप लगते थे जो एक दूसरी दुनिया की उपस्थिति देते थे। हालांकि जब त्रिपाठी जीवप्ती ने करीब से देखा तो उन्होंने पाया कि वहां कुछ भी नहीं था, केवल बादल धीरे धीरे बादलों से बहते थे। कभी कभी बादलों से एक इमारत दिखाई देती थी। यहाँ वास्तव में एक पंथ था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को हमेशा अफसोस था कि इस जगह का उपयोग एक पंथ की स्थापना के लिए नींव के रूप में नहीं किया जा सकता था। जब उन्होंने पुष्टि की कि इस पहाड़ी श्रृंखला में वास्तव में एक पंथ था तो वह चौंक गए। इस तरह की जगह पर एक पंथ कौन बना सकता था? इसमें किस तरह के लोग रहते थे? हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने फीका महसूस किया कि कुछ गलत था। सितारा सम्राट पंथ से उस आदमी ने इतना बड़ा हंगामा किया था, इसलिए अगर वास्तव में अंदर कोई होता तो वे बस खड़े नहीं होते और देखते नहीं रहते और उसे एक सबक सिखाने के लिए बाहर आ जाते। ऐसा लगता था कि इस पंथ में कोई नहीं था, बस एक खंडहर। इसे समझने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का दिल जंगली रूप से धड़कने लगा। एक पंथ खंडहर और जैद महलों के कोने से निर्णय लेते हुए जो कभी कभी उजागर होते थे, ये पंथ खंडहर अच्छी तरह से संरक्षित लगता था। अगर वह अंदर जा सकते थे तो वह कई अच्छी चीजें ढूंढ सकते थे। इस तरह की जगह पर एक पंथ बनाने और इस तरह के शक्तिशाली पहाड़ बचाव सरनी की व्यवस्था करने में सक्षम होना, ये पंथ निश्चित रूप से 10,000 साल पहले एक अज्ञात अस्तित्व नहीं था। अंदर कई अच्छी चीजें कैसे नहीं हो सकती? ये कौन है? त्रिपाठी जीवप्ती के कानों में एक कम चीख गूंज उठी, उन्हें उनके सदमे से जगाया। उसी समय उनकी ज्ञान सागर कांप गई, जैसे कि एक अदृश्य कांटा इसमें टूट गया था।
त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हमले का विरोध करने के लिए आग्रह किया जो उनकी ज्ञान सागर की रक्षा के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी समय उनकी आकृति कुछ बार झिलमिलाहट करती थी और गायब हो जाती थी, 100 मीटर से अधिक दूर फिर से दिखाई देती थी। हो सितारा सम्राट पंथ से उदासीन आदमी ने कुछ बिंदु पर जो वह कर रहा था उसे रोक दिया था और जमीन पर उतर गया था। अपने हाथ में चांदीबार ड्रैगन भाला पकड़कर वह थोड़ा आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखता था। त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए, ये जानकर कि क्योंकि उन्होंने अभी पंथ खंडहर की खोज की थी वह थोड़ा उत्साहित थे। यही कारण था कि उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा खोजा गया था। चूंकि उन्हें खोजा गया था, त्रिपाठी जीवप्ती बस खुलेआम दिखाई दिए। किसी भी मामले में उनके पास इस आदमी के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तुम हो? सितारा सम्राट पंथ से कृषक ने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी थी। वह त्रिपाठी जीवप्ती से 2 बार मिले थे, एक बार स्टेलेक्टाइट गुफा में और एक बार जब वे लाल मोमबत्ती फल छीन रहे थे। लेकिन शुरुआत से अंत तक उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी ताकत को इतनी गहराई से छिपाया था। अभी अभी उनके आत्मा हमले को दूसरे पक्ष द्वारा चुपचाप हल कर दिया गया था, जिसने दिखाया कि वह कितने शक्तिशाली थे। इसने उदासीन आदमी को त्रिपाठी जीवप्ती का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया, ये देखना चाहते हुए कि क्या वह अपनी खेती छिपा रहे थे। एपिसोड नंबर 1237। हालांकि उदासीन आदमी की निराशा के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कैसे देखा। वह त्रिपाठी जीवप्ती के अपनी खेती छिपाने के किसी भी निशान को नहीं देख सका, जैसे कि वह वास्तव में सिर्फ एक प्रथम आदेश संत राजा कृषक थे। उन्होंने हालांकि इसमें गहराई से जाने का इरादा नहीं किया। वह खुद सितारा सम्राट पंथ से थे और एक अतुलनीय प्रतिभा थे, इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में अपनी खेती छिपा रहे थे तो वह उनसे डरेंगे नहीं। इससे भी अधिक दूसरे पक्ष ने किसी तरह की गुप्त तकनीक की खेती की हो या किसी तरह की रहस्यमय कलाकृति पहनी हो जिसने उन्हें प्रथम आदेश संत राजा के रूप में अपनी खेती प्रदर्शित करने की अनुमति दी हो। वह बस यह मानना नहीं चाहते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती केवल इस स्तर पर थे। मित्र, कृपया गलत न समझें। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ा ली। मैंने अभी यहाँ कुछ हलचल सुनी, इसलिए मैं एक नज़र डालने आया। उन्होंने थोड़ा समझाया, इसलिए नहीं कि वह इस व्यक्ति से डरते थे, बल्कि इसलिए कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ करने के लिए कोई नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती किसी छोटी सी गलतफहमी के कारण इस शापित जगह पर उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। उनके आश्चर्य के लिए दूसरे पक्ष ने बस धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर सतर्कता बहुत कम हो गई। हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, यहाँ तक कि अपने चांदीबार ड्रैगन भाला को वापस ले लिया। कुछ भी पूछे बिना उदासीन आदमी ने अचानक पूछा, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वह अपना नाम बताए। लेकिन दूसरे पक्ष ने भी अपना नाम बताया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनजाने में भौहें चढ़ा लीं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये दूसरा पक्ष बिना किसी कारण के उनसे परिचित होने आएगा। इस व्यक्ति ने तियानझोंग, चैंगफेग और अन्य का सामना करते समय कभी एक शब्द नहीं कहा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से एक गौरवशाली और अभिमानी व्यक्ति थे जो किसी को अपनी आंखों में नहीं डालते थे। लेकिन अब जब उन्होंने वास्तव में खुद को यहाँ पेश किया था तो त्रिपाठी जीवप्ती सतर्क होने में मदद नहीं कर सके। पहाड़ बचाव सरनी के अंदर छिपे हुए जैद महलों की ओर सोचते हुए देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की भौं और भी झुक गई। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने चिंता की थी, लेन किंग नाम के इस आदमी ने कहा, क्या आप इस पहाड़ बचाव सरनी को तोड़ने के लिए सेनाओं में शामिल होने में रुचि रखते हैं? क्षमा करें, रुचि नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत सिर हिलाया। लेन किंग चौंक गए, जैसे कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में कोई होगा जो उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। इसके अलावा इस स्थिति में क्या वह अंदरपंथ खंडहर में रुचि नहीं रखते थे? तेजी से सोचते हुए लेन किंग ने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि हम अपनी क्षमता के साथ इस आत्मा सरनी को नहीं तोड़ सकते? मुझे नहीं लगता कि कोई आशा है, इसलिए मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती शांत और ईमानदार थे। जब इस आदमी ने पहाड़ बचाव सरनी को तोड़ा था तो त्रिपाठी जीवप्ती के प्रयासों की पूरी तरह से जांच की गई थी और सबसे बाहरी परत केवल पहली परत थी। त्रिपाठी जीवप्ती त्रिपाठी के प्रयास थे। बेशक अगर कोई स्वर्ण रक्त की खपत के साथ कंजूस नहीं था और सीधे स्वर्ण रक्त की 1 दर्जन या इतनी बूंदे का उपयोग करता था तो इस तरह का कारनामा हासिल करना संभव था। लेकिन क्या होगा अगर वह सुरक्षात्मक ढाल की बाहरी परत के माध्यम से टूट सका? त्रिपाठी जीवप्ती को ये जानने के लिए अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी कि अंदर कई बाधाएं और खतरे छिपे हुए थे। निश्चित रूप से टूटे जाने की प्रतीक्षा कर रहे अधिक शक्तिशाली बाधाएं थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के पास इतना आत्मविश्वास नहीं था, न ही उनके पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय था। 10,000 सालों पहले के एक महान पंथ के पहाड़ बचाव सरनी से सबसे अच्छा बचा गया था। तो त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी संकोच के लेन किंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि कोशिश करने की भी परेशानी नहीं उठाए। आपको क्या लगता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता? त्रिपाठी जीवप्ती ने क्या उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी, जिसका हमेशा एक ठंडा अभिव्यक्ति था, त्रिपाठी जीवप्ती के स्पष्ट प्रवेश को सुनने के बाद वास्तव में एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे कि वह परेशान थी कि उन्हें कम आंका गया था और एक खतरनाक आभा धीरे धीरे उनके शरीर से निकलती थी।
त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि उन्होंने उदासीनता से कहा, अगर आपको लगता है कि आप इसे तोड़ सकते हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। ऐसा कहते हुए वह मुड़ गए और छलांग के साथ जंगल में गायब हो गए। लेन किंग ने त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ की ओर घूमा। जब वह गायब हो गए उनकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। वह नहीं जानते थे कि क्यों, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती नाम के इस कृषक ने वास्तव में उनका सामना करते समय घबराया नहीं था, यहाँ तक कि डर का थोड़ा सा संकेत भी नहीं दिखाया था। वास्तव में उस क्षण में उन्होंने उन्हें खतरे की भावना भी दी थी। हालांकि यह भावना केवल एक पल के लिए दिखाई दी, ये लेन किंग के लिए सतर्क होने के लिए पर्याप्त था। इस तरह की भावना केवल बेहद शक्तिशाली लोगों पर दिखाई दी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस त्रिपाठी जीवप्ती में उन्हें चोट पहुंचाने की क्षमता हो? सिर हिलाते हुए लेन किंग ने इस मामले के बारे में बहुत अधिक सोचना नहीं चाहता था। उन्होंने सितारा राजा पहाड़ पर लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया, इससे पहले कि वह उन पुराने फौज से पूछने जाए कि क्या इस दुनिया में कोई अन्य छिपे हुए विशेषज्ञ थे जो इस तरह के एक अजीब शिष्य का पोषण कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती के 30 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद उन्होंने एक बार फिर से उनके पीछे हिंसक गड़गड़ाहट की आवाज़ों की एक श्रृंखला सुनी। जाहिर है लेन किंग नाम का वह आदमी एक बार फिर से पहाड़ बचाव सरणी पर हमला कर रहा था। चूंकि अन्य लोग इस तरह का एक अकृतज्ञ कार्य करने के लिए तैयार थे, त्रिपाठी जीवप्ती को कोई परवाह नहीं थी, जब तक कि उन्होंने इसे खुद नहीं किया। ये ठीक था। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने कुमारी दाई को लेन किंग नाम के इस कृषक से न भागने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वे दोनों आमने सामने नहीं मिलेंगे। जब तक लेन किंग पहाड़ बचाव सरणी पर हमला करते रहे तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर वह समय से बाहर हो गए। दूसरी ओर कुमारी दाई एक खास तरह की आत्माघास की तलाश कर रही थी, इसलिए उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से लेन किंग के पास नहीं भागना चाहिए। पहाड़ रक्षक सरणी की बाधा के कारण त्रिपाठी जीवप्ती के पास एक लंबा चक्कर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी वो कई शिखरों के बीच कुछ इमारतों की एक झलक पकड़ लेंगे। 10 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी पहाड़ बचाव सरणी के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे, जिससे उनका दिल और भी चौंक गया था। पहाड़ रक्षक गठन ने कम से कम कुछ हजार मील के क्षेत्र को कवर किया और इस सीमा के भीतर की जगह 10,000 साल पहले के पंथ की खंडहर से भरी हुई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि 10,000 साल पहले ये पंथ कितना शानदार था और इस पंथ में कितने शिष्य थे। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस तरह का एक विशाल पंथ अब पूरी तरह से खाली था। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई फसल प्राप्त नहीं की, लेकिन 10 दिनों के बाद उन्होंने आखिरकार पहाड़ बचाव सरणी की सीमा छोड़ दी। क्षितिज के किनारे पर चमकीले लाल प्रकाश का एक फीका निशान था। जब प्रकाश की यह किरण उनकी आंखों में प्रवेश कर गई तो त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराने में मदद नहीं कर सके। उनका अंदाजा सही था, चौथी परत में वास्तव में एक 5वीं परत गहराई तक थी और यह 5वीं परत ज्वाला क्षेत्र थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि इस युयान रेत क्षेत्र के साथ क्या हो रहा था, लेकिन ज्वाला क्षेत्र की गणना करते हुए जो उन्हें अभी तक पहुंचना बाकी था, त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही इसी तरह के क्षेत्र की 2 परतों से गुजर चुके थे। एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि अगर उन्हें एक उच्च ऊंचाई से युयान रेत क्षेत्र पर नीचे देखना था तो वह निश्चित रूप से इसे एक स्तरित संरचना के रूप में देखेंगे, जैसे कि किसी ने जमीन पर 3 बेहद गर्म छल्ले रखे थे ताकि इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग किया जा सके। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती का दिल जकड़ गया। चूंकि यह मामला था तो निश्चित रूप से एक छठी परत होनी चाहिए। एक पल के लिए घूरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती हंसने में मदद नहीं कर सके। वह अभी तक 5वीं परत तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वह नहीं जानते थे कि वह टूट सकते हैं या नहीं, इसलिए फिलहाल वह छठी परत के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। यदि संभव हो तो त्रिपाठी जीवप्ती जांच करने के लिए तैयार थे, लेकिन समय सार था। जितना गहरा कोई युयान रेत क्षेत्र में गया उतना ही कम जगह कोई घूम सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के लाल प्रकाश की खोज करने के 2 दिन बाद वह 5वीं परत के किनारे पर पहुंच गए। प्रवेश करने से पहले भी त्रिपाठी जीवप्ती 5वीं परत से विकिरण करने वाली झुलसने वाली गर्मी को महसूस कर सकते थे। 5वीं परत में शामिल शक्ति उससे कहीं दूर थी जिससे तीसरी परत तुलना कर सकती थी। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश थे, उनकी अभिव्यक्ति भी गरिमापूर्ण हो गई। खुद के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाने के लिए अपनी संत शक्ति को धक्का देते हुए उन्होंने सावधानीपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। बस एक कदम के साथ त्रिपाठी जीवप्ती एक पूरी तरह से अलग दुनिया में कदम रखते लगता था। उनके चारों ओर लाल रंग का एक समुद्र था और सभी दिशाओं से एक हिंसक गर्मी की लहर थी। बेहद समृद्ध अग्नि विशेषता आभा वास्तव में एक ठोस पदार्थ में संघनीभूत हो गई थी, छोटे सांपों की तरह जो त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर लिपटे हुए थे और उनके शरीर से जुड़े हुए थे। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस किया, जैसे कि वह आग में फटने वाले थे। यहाँ तक कि उनके शरीर से बहने वाली संत शक्ति भी उबलने के संकेत दिखाती थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपनी राक्षसी ज्वाला को छोड़ने के लिए अपनी संत शक्ति को धक्का दिया। हालांकि उनकी राक्षसी ज्वाला गर्मी की लहर के आक्रमण का विरोध करने में असमर्थ थी। अग्नि विशेषता आभा के छोटे सांप और राक्षसी ज्वाला त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर पर भयंकर रूप से लड़ने लगे। एक तरफ आक्रमण करती थी जबकि दूसरी बाधा डालती थी, एक बेहद भयंकर दृश्य बनाती थी।
त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में संत शक्ति एक टूटे हुए बांध की तरह थी जो भयंकर रूप से फट रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से चौंक गए क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से उच्च रैंक संत क्रिस्टल के 2 टुकड़े निकाले, प्रत्येक हाथ में एक पकड़कर। जब उन्होंने पागलपन से उनसे ऊर्जा को अवशोषित किया। खपत के इस स्तर पर अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को पूरक नहीं किया तो उनके शरीर में संत शक्ति जल्द या बाद में समाप्त हो जाएगी। एक बार जब ये समाप्त हो गई तो उन्हें अपने स्वर्ण रक्त को विस्फोट करना होगा और इसे संत शक्ति में बदलना होगा। ल्यूयान रेड क्षेत्र की इस यात्रा पर त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्ण रक्त की कई बूंदे का उपयोग किया था और इसकी शक्ति देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कदम दर कदम त्रिपाठी जीवप्ती के पास हर बार जब वह गहराई में गए तो अपनी संत शक्ति के उत्पादन को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संत क्रिस्टल जो उन्होंने अपने हाथों में रखे थे एक के बाद एक बदल दिए गए और सिर्फ आधे दिन में उन्होंने 10,000 से अधिक संत क्रिस्टल का सेवन किया था और उनकी सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, उन्हें धूल में बदल दिया था। केवल त्रिपाठी जीवप्ती का निडर शरीर ही संत क्रिस्टल की ऊर्जा के इस तरह के अनैतिक अवशोषण का समर्थन कर सकता था। अगर ये कमजोर शरीर या मेरिडियन के साथ कोई अन्य कृषक होता तो वे निश्चित रूप से विस्फोट करते और मर जाते। बहाली की गोलियां जो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले तैयार की थीं, आखिरकार इस क्षण में काम आईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने यहाँ तक कि अपने 10,000 दवा तरल का उपयोग किया जिसका उपयोग उन्होंने लंबे समय से नहीं किया था। हालांकि खपत भयानक थी, त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी घबराए नहीं थे क्योंकि भले ही उनका स्वर्ण रक्त समाप्त हो जाए वह अभी भी दिव्य वृक्ष की शक्ति उधार ले सकते थे। हालांकि दिव्य वृक्ष अभी भी एक गहरी नींद में था और विकसित होने की कगार पर लगता था, इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक नहीं था त्रिपाठी जीवप्ती इसे परेशान नहीं करना चाहते थे। एक दिन के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह आगे बढ़े, वातावरण उतना ही गर्म हो गया और यह गहन yin सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने के लिए उतना ही मददगार था। ये लगभग उनकी सीमा थी। अगर वह जारी रखते तो उनका जीवन भी खतरे में होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ा ली और थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन जैसे ही वह गहन yin सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए पास में एक जगह ढूंढने वाले थे, उनके कानों में अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज बज उठी और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया क्योंकि वह चल खड़े थे, अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना को जारी करते थे। एपिसोड नंबर 1238। जैसे ही उनकी दिव्य चेतना उनके शरीर से बाहर निकली, ये झुलसने वाली गर्मी से विकृत हो गई। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की गति बेहद तेज थी, लेकिन उनकी दिव्य चेतना का एक छोटा हिस्सा अभी भी जल गया था। इसने उन्हें एक दबी हुई कराह निकालने के लिए मजबूर कर दिया। सौभाग्य से उनकी दिव्य चेतना बेहद शक्तिशाली थी और उनकी आत्मा का पोषण करने के लिए उनके पास आत्मा ताप कमल था, इसलिए उन्होंने इस नुकसान को गंभीरता से नहीं लिया। जांच के इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही एक निश्चित स्थान पर बंद कर दिया था। कई हजार मीटर की दूरी पर देखते हुए उन्होंने जमीन पर एक निश्चित स्थान से लाल गर्मी की लहर निकलती देखी। ये गर्मी की लहर समुद्र से निकलने वाले एक बार ड्रैगन की तरह थी जो सीधे ऊपर की ओर सर्पिल होती थी, जैसे कि वह आसमान को ढकने वाले लाल पर्दे में एक छेद तोड़ना चाहती थी। हालांकि ल्यूयान रेड क्षेत्र की बाधा कुछ ऐसी नहीं थी जिसका ये गर्मी की लहर विरोध कर सके। गर्मी की लहर बस आसमान में तेजी से भाग गई और लाल पर्दे के साथ विलय हो गई, इससे पहले कि वह समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैल की तरह गायब हो जाए। एक बेहद शुद्ध अग्नि विशेषता आभा धीरे धीरे उस जगह से फैल गई जहां गर्मी की लहर दिखाई दी, त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति से गुजरती हुई इससे पहले कि वह फैलना जारी रखे। एक पल में ल्यूयान रेड क्षेत्र की 5वीं परत में रेत और पत्थरों को उड़ा दिया गया जैसे कि प्रलय आ गया हो। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल कांप गया क्योंकि वह जगह पर खड़े थे और लंबे समय तक इंतजार करते रहे, आंदोलन के कम होने की प्रतीक्षा करते रहे, इससे पहले कि वह संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। पूरे 2 घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती कुछ हजार मीटर की दूरी पर एक जगह पर पहुंचे और एक उदासीपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपने सामने विशाल गड्ढे को घूरते थे। ये एक विशाल गड्ढा था। किनारे पर खड़े होकर और नीचे देखते हुए कोई केवल पानी की तरह बहने वाले लाल लावा को देख सकता था। इस क्षण में ये बेहद स्थिर लगता था और ये पहले जितना भयानक नहीं था। शुद्ध अग्नि विशेषता आत्मा ऊर्जा गड्ढे के नीचे से बच गई और 5वीं मंजिल के पर्यावरण में विलय हो गई। 5वीं मंजिल की शक्ति को थोड़ा थोड़ा मजबूत करती थी। कभी कभी कुछ बजरी गड्ढे में गिर जाएगी और जैसे ही वे लावा में गिरेंगे वे राख में बदल जाएंगे। अंदर के भयानक तापमान की कल्पना की जा सकती थी। ये जगह एक ज्वालामुखी गड्ढे की तरह लगती थी, लेकिन वास्तव में ये एक ज्वालामुखी नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ जमीन में एक विशाल गड्ढा था। लावा के फटने और ज्वालामुखी बनने का कोई निशान नहीं था। इससे भी अधिक त्रिपाठी जीवप्ती को गहराई से पता था कि इस गड्ढे का नीचे सभी दिशाओं में विस्तारित था। अनगिनत शाखाओं वाले रास्ते लगते थे और समय समय पर वह गड्ढे के नीचे से आने वाली एक लयबद्ध सांस की आवाज सुन सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती के विचार तेजी से बदल गए क्योंकि उन्होंने एक नाम निकालने के लिए तेजी से कहा, पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब। ये कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर स्तब्ध रह गए, जाहिर है अपने कानों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब एक बेहद दुर्लभ भूमिगत अग्निशिरा थी। ये परिष्कृतकर्ताओं का पसंदीदा था क्योंकि जब परिष्कृतकर्ता परिष्कृत कर रहे थे तो वे सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए इस भूमिगत अग्निशिरा की शक्ति का उपयोग कर सकते थे।
ये परिष्कृतकर्ताओं को बहुत अधिक ऊर्जा और समय बचा सकता था। हालांकि बहुत कम पंथ थे जिनके पास इस तरह का पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब था। त्रिपाठी जीवप्ती कई महान शक्तियों के संपर्क में नहीं आए थे और इन पंथों के रहस्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि सभी छायादार सितारा पर 3 से अधिक पंथ नहीं थे जिनके पास विशेष रूप से कलाकृति परिष्कृत के लिए समर्पित पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब थे। एक पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब का निर्णय करने के लिए एक मानदंड इसका सांस लेने का पैटर्न था, जैसे कि फेफड़े विस्तारित और अनुबंधित हो रहे थे। ये बहुत स्पष्ट था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती इसे एक बार में पहचानने में सक्षम थे। इस पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब से निकलने वाली अग्नि विशेषता आभा की शुद्धता से निर्णय लेते हुए यह अग्नि तालाब सबसे अच्छा था। यहाँ कोई भी कलाकृति परिष्कृतकर्ता अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करने और कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा जो वे आमतौर पर परिष्कृत करने में असमर्थ होंगे, जिससे वे अपनी कलाकृतियों की पूरी क्षमता प्रदर्शित कर सकते थे। सभी तरह के विचार त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में चमक गए क्योंकि उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का एक रूप दिखाई दिया। हालांकि वह इस पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, लेकिन यह उनके लिए गहनहीन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें वास्तव में ऐसी जगह मिलेगी। मूल रूप से वह गहनहीन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए पास में एक जगह ढूंढने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नीचे जाने और एक नज़र डालने का फैसला किया। हालांकि यह खतरनाक था, जितना अधिक खतरनाक जगह थी उतना ही अधिक लाभ था। एक कृषक खेती करते समय कभी भी किसी भी तरह के खतरे से डर नहीं सकता था। ये सब विचार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई और उन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। अपनी राक्षसी ज्वाला को अपने अधिकतम स्तर तक धक्का देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी बैंगनी ढाल को बुलाया और खुद की चारों ओर एक छोटा रेत तूफान संघनीभूत किया। अभी तक समाप्त नहीं हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद के चारों ओर कई दर्जन भव्य स्वर्गीय ढाल को संघनीभूत करने के लिए अपनी संशक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ये सब करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली और सीधे छेद की ओर कूद गए। मध्य वायु। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बेहद केंद्रित थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों को चारों ओर घुमाया और तुरंत एक अच्छा पैर जमाने का स्थान मिला। मध्य वायु में अपने शरीर को मोड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती इस पैर जमाने के स्थान के ऊपर पहुंचे और जमीन पर धीरे से कदम रखा, एक और पैर जमाने के स्थान पर हल्के से उतरते हुए जिसे उन्होंने पहले चुना था। ची ची ची। नीचे लावा बहुत अस्थिर था और समय समय पर फूट जाएगा। छींटे पड़ने वाला लावा सभी दिशाओं में बाहर निकल जाएगा, जिससे गुफा की दीवारों पर हजारों छेद हो जाएंगे। यहाँ लावा उस लावा से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसमें धामीजा और अन्य पहले गिर गए थे। बहुत सारा लावा त्रिपाठी जीवप्ती की ओर टूट गया, संपर्क पर उनकी भव्य स्वर्गीय ढाल को तोड़ दिया। पलक झपकते ही त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर उड़ने वाली कई दर्जन भव्य स्वर्गीय ढाल थक गई। त्रिपाठी जीवप्ती की रक्षा करने वाले रेत तूफान की शक्ति ने मैग्मा को एक तरफ धकेल दिया और कभी कभार मैग्मा जो रेत तूफान के माध्यम से तोड़ने में सफल रहा उसे त्रिपाठी जीवप्ती की राक्षसी ज्वाला द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे उन्हें इसके बारे में चिंता करने के बजाय एक उपयुक्त पैर जमाने का स्थान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। जैसे ही वह उतर गए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी क्षतिग्रस्त भव्य स्वर्गीय ढाल की भरपाई की। लगभग 30 सांसों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी और उनकी आकृति एक तरफ निकल गई, सीधी दीवार में एक गुफा में प्रवेश कर गई। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि आसपास की गर्मी बहुत कम हो गई थी, जैसे कि इसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती उत्सुक हो गए। बाहर देखने के लिए मुड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति जम गई, उनके चेहरे पर अविश्वास का एक रूप था। इसका कारण यह था कि उन्होंने विपरीत दीवार पर अनगिनत गुफाएं देखी जो उससे मिलती जुलती थी जिसमें वह थे। वे गुफाएं स्पष्ट रूप से स्वाभाविक रूप से नहीं बनी थी, क्योंकि गुफाओं के प्रवेश द्वार पर संख्याएं उत्कीर्ण थीं, ए, बी, सी और डी के क्रम में। दीवार में ये छेद वास्तव में किसी के द्वारा बनाए गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वो तुरंत एक बोध पर आए और जल्दी से उस गुफा की जांच करने के लिए मुड़ गए जिसमें वह थे। गुफा बहुत गहरी थी, लंबाई में लगभग 300 मीटर। सबसे पहले ये एक सीधा मार्ग था, लेकिन 300 मीटर के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत एक विशाल पत्थर के कमरे में दिखाई दिए। आसपास की पत्थर की दीवारों को कुछ अजीब पत्थरों से सजाया गया था जो रोशनी के लिए उपयोग किए जाते थे। हालांकि अनगिनत साल बीत चुके थे, वे अभी भी एक मुलायम रोशनी निकलते थे जिससे ये जगह मंद नहीं होती थी। इस प्रकाश की मदद से त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी ढाल और राक्षसी ज्वाला को दूर रख दिया और पत्थर के कमरे के चारों ओर देखना शुरू कर दिया। पत्थर के कमरे का फर्श सपाट था और जमीन पर एक विशाल आत्मा सरणी उत्कीर्ण थी जो अभी भी काम करती लगती थी। बेहद गर्म ऊर्जा की लहरों को इस आत्मा सरणी द्वारा बाहर से परिवहन किया जा रहा था और फिर कमरे के केंद्र की ओर मिल रहा था। इस कमरे के केंद्र में 3 पैर और 2 कान वाला एक विशाल भट्टी थी, जिसे ड्रैगन और फीनिक्स से तराशा गया था। पहली नज़र में ये स्पष्ट था कि यह कई सालों से वहां था। ऐसा लगता था कि इतने सालों से इस गर्मी से पकाए जाने के कारण इसका पूरा शरीर लाल था और एक बेहद उच्च तापमान निकलता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस भट्टी का निरीक्षण किया और पाया कि ये वास्तव में एक उत्पत्ति ग्रेड कम रैंक कलाकृति परिष्कृत भट्टी थी।
कुमारी पाटिल ने पहले सामग्रियों को बुझाने के लिए इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी का उपयोग किया था, लेकिन चूंकि पत्थर मूषक उनके सहायक बन गए थे, इसलिए उन्हें अब इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। केवल कभी कभी ही वो उच्च ग्रेड कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करेगी। निश्चित रूप से इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने समझ का एक रूप दिखाया। जब उन्होंने अभी विपरीत तरफ इतनी सारी पत्थर की दीवारें देखी तो त्रिपाठी जीवक्ति के दिल में एक अनुमान था, और अब जब उन्होंने इस पत्थर के कमरे के अंदर की स्थिति देखी तो वह अपने विचारों की पुष्टि करने में सक्षम थे। ये पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब वास्तव में उस महान पंथ के कलाकृति परिष्कृतकर्ताओं द्वारा कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली जगह थी। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था। इस तरह के खजाने के साथ उस महान पंथ के कलाकृति परिष्कृतकर्ता स्वाभाविक रूप से इसका अच्छा उपयोग करेंगे। पत्थर की दीवारों में गुफाएं कलाकृति परिष्कृतकर्ताओं के उपयोग के लिए विशेष रूप से तराशी गई होंगी। इस पत्थर के कमरे में अज्ञात प्राचीन आत्मा सरणी पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब से झुलसने वाली ऊर्जा को कलाकृति परिष्कृतकर्ताओं के उपयोग के लिए इन गुफाओं में निकालने में सक्षम थी। क्या भव्य डिजाइन! त्रिपाठी जीवक्ति गुप्त रूप से स्तब्ध थे। पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब में इस तरह की चीज की व्यवस्था करने में सक्षम होना निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक आम व्यक्ति कर सके। कम से कम एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र के मालिक होना पड़ेगा। हालांकि जिस चीज ने त्रिपाठी जीवक्ति को अफसोस महसूस कराया वह ये था कि उनके सामने उत्पत्ति ग्रेड कम रैंक कलाकृति परिष्कृत भट्टी काफी हद तक पिघल गई थी और अपने पूर्ण रूप में नहीं थी। ऐसा लगता था कि इतने सालों के पकाने के बाद वह अब गर्मी को सहन नहीं कर सकती थी। इस आत्मा सरणी के 10,000 सालों तक काम करना जारी रखने का कारण निश्चित रूप से ये था कि पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब इसे लगातार ऊर्जा प्रदान कर रहा था। इस बिंदु को समझते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। जल्द ही उन्होंने एक कोने में एक ऊंचा पत्थर ब्लॉक देखा। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी आत्मा सरणियों को नहीं समझते थे, लेकिन इतने लंबे समय तक कुमारी पाटिल के साथ रहने के बाद उनके पास कुछ सामान्य ज्ञान था। ये पत्थर ब्लॉक इस पत्थर के कमरे में आत्मा सरणी का नियंत्रण केंद्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने संत शक्ति को पत्थर ब्लॉक में डाला और निश्चित रूप से एक जोरदार धमाके के साथ आत्मा सरणी जो स्वचालित रूप से काम कर रही थी रुक गई, और झुलसने वाली गर्मी जो लगातार इससे निकाली जा रही थी वह अब इसमें नहीं डाली जा रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने लंबे समय तक इंतजार किया, कलाकृति परिष्कृत भट्टी के थोड़ा ठंडा होने की प्रतीक्षा करते रहे इससे पहले कि वह निरीक्षण करने के लिए ऊपर चले जाएं। पहली नजर में त्रिपाठी जीवक्ति और भी निराश थे। इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी का तापमान ठंडा होने के बाद ये पहले स्पर्श पर टूट गया था। त्रिपाठी जीवक्ति को कोई पता नहीं था कि अंदर बुझाने के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग किया गया था, लेकिन अब इसे मलबे के ढेर तक कम कर दिया गया था, पूरी तरह से बेकार था। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था। इतने लंबे समय तक जलने के बाद भले ही यह एक कीमती सामग्री थी, यह शायद रद्द कर दी गई होगी। अकेले एक सामग्री छोड़ दे जिसे एक उत्पत्ति ग्रेड कम रैंक कलाकृति परिष्कृत भट्टी के साथ बुझाया गया था। इसका ग्रेड कितना ऊंचा हो सकता था? हालांकि यह सिर्फ एक पत्थर का कमरा था, बाहर और भी बहुत कुछ थे। चूंकि उन्होंने एक खजाना पहाड़ में प्रवेश किया था, वह खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने एक एक करके पत्थर के कमरों की जांच करना शुरू कर दिया। पूरे 2 दिन खर्च करने और कम से कम 300 पत्थर के कमरों के माध्यम से खोज करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति केवल पत्थर के कमरों में ढेर हुए कुछ कलाकृतियों को खोजने में सफल रहे जो अभी तक परिष्कृत नहीं हुई थी। हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला जिसने उनकी आंखों को रोशन किया। क्राफ्टिंग भट्टी सभी क्षतिग्रस्त थे। एपिसोड नंबर 1239। हालांकि उन्होंने बहुत सारी कलाकृति परिष्कृत सामग्री एकत्रित की थी। सैकड़ों पत्थर कक्षों में से सभी पहले वाले जितने खाली नहीं थे जिसकी त्रिपाठी जीवक्ति ने जांच की थी। कुछ पत्थर कक्ष बहुत सारी कलाकृति परिष्कृत सामग्रियों से भरे हुए थे, जिनमें से अधिकांश अयस्क और इस तरह के थे, लेकिन कुछ अजीब चीजें भी थीं जिन्हें बिना क्षतिग्रस्त हुए पूरे साल तक संरक्षित किया जा सकता था। वे काफी थे। सैकड़ों पत्थर कक्षों में से भले ही उनमें से केवल 10वां हिस्सा कुछ ऐसा हो जिसे त्रिपाठी जीवक्ति एकत्रित कर सके, तो भी इसे कम नहीं आंका जा सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति संतुष्ट नहीं थे क्योंकि फसल उनकी अपेक्षाओं से कुछ अलग थी, इतनी समृद्ध नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। हालांकि रास्ते में त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ ऐसा खोजा जो उन्हें रुचि देता था। जितना गहरा वह गए उतनी ही घनी और शुद्ध अग्नि विशेषता ऊर्जा बन गई जो गुफा की दीवारों में इकट्ठा हो गई थी। ये समझना आसान था। पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब में जितना गहरा कोई गया उतना ही करीब कोई अग्नि तालाब मूल के होगा। एक बार जब त्रिपाठी जीवक्ति ने गहन इन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया तो उन्हें नीचे एक गुफा ढूंढनी होगी। 2 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवक्ति पहले ही पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुके थे। इस बिंदु पर केवल 2 और गुफाएं थीं जिनकी उन्हें अभी तक खोज करनी थी। ये 2 गुफाएं बहुत गहरी बनी थीं। पहली नज़र में ये स्पष्ट था कि उन्हें पंथ के सर्वश्रेष्ठ कलाकृति परिष्कृतकर्ताओं द्वारा उपयोग किया गया था। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, वे बहुत दूर नहीं थे।
इन गुफाओं के प्रवेश द्वार बहुत साधारण लगते थे, उनके बारे में कुछ भी खास नहीं था। लेकिन जब से त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा था कि इन गुफाओं के अंदर क्या था, वह जानते थे कि अगर उन्होंने उनकी ध्यान से जांच नहीं की तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर क्या था। उम्मीद है मैं कुछ खोजने में सक्षम होऊंगा। ये सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अनजाने में दीवार के बाईं ओर एक गुफा मिली। अपने शरीर की एक चमक के साथ वह एक तीर की तरह उस गुफा की ओर निकल गए। अगले पल त्रिपाठी जीवप्ती गुफा के मार्ग में दिखाई दिए और मजबूत खड़े होने के बाद वह गहराई में जाना जारी रखा। ये गुफा कई हजार मीटर गहरी लगती थी और कुछ देर तक चलने के बाद भी त्रिपाठी जीवप्ती अभी तक अंत तक नहीं पहुंचे थे। वह आश्चर्यचकित होने में मदद नहीं कर सके और साथ ही उनका दिल प्रत्याशा से भरा हुआ था। निश्चित रूप से ये पंथ में सबसे उत्कृष्ट परिष्कृतकर्ताओं के लिए एक गुफा थी। निर्माण की गहराई थोड़ी अलग लगती थी, उन्हें बस पता नहीं था कि अंदर कुछ अच्छा था या नहीं। लगभग 1000 फीट आगे चलने के बाद अचानक उनके सामने एक सफेद प्रकाश दिखाई दिया। ये प्रकाश नर्म और चकाचौंध रहित नहीं था और यहाँ तक कि कुछ आरामदायक प्रभाव भी थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ये सफेद प्रकाश देखा तो उन्होंने अपने शरीर को आराम महसूस किया और उनके दिमाग में अकारण आरामदायक विचार उभरे। अपनी गति बढ़ाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जल्द ही एक विशाल पत्थर के कमरे में दौड़ पड़े। ये पत्थर कक्ष पिछले 2 दिनों में उनके द्वारा खोजी गई सैकड़ों पत्थर कक्षों में से किसी से भी 1 दर्जन से अधिक गुना बड़ा था। छत कई 100 फीट ऊंची थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि किस तरह के सरल तरीके का उपयोग किया गया था, लेकिन भले ही पत्थर कक्ष हजारों फीट भूमिगत था, हवा अभी भी साफ थी और गंदगी का थोड़ा सा संकेत भी नहीं था। केवल ये बिंदु अकेले कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना अन्य पत्थर कक्ष कर सकते थे। अन्य पत्थर कक्षों ने कमोबेश एक दमौटू भावना दी थी। पत्थर कक्ष के चारों ओर केवल 8 मुट्ठी आकार की सफेद गेंदें थीं। सफेद प्रकाश इन 8 गेंदों द्वारा उत्सर्जित किया गया था और जहां भी प्रकाश गुजरा इसका एक चमत्कारी आरामदायक प्रभाव था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए और 8 गेंदों पर झलक डालने के बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरे पत्थर कक्ष पर केंद्रित किया। हालांकि उनके पत्थर के कमरे का निरीक्षण पूरा करने के बाद उनका मूल रूप से कुछ प्रत्याशित मनोदशा तुरंत निराशा में बदल गई। वह भरने में मदद नहीं कर सके। ये पत्थर का कमरा इतना शानदार और राजसी रूप से बनाया गया था कि उन्होंने सोचा कि अंदर कुछ अच्छी चीजें संग्रहित होनी चाहिए। अप्रत्याशित रूप से ये पत्थर कक्ष अधिकांश पत्थर कक्षों के समान था। बीच में एक विशाल कलाकृति परिष्कृत भट्टी को छोड़कर कुछ और नहीं था। पत्थर कक्ष में आत्मा सरणी अभी भी काम कर रही थी। पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब से सबसे शुद्ध अग्नि ऊर्जा निकाल रही थी और इस विशाल भट्टी को बिना रुके 10,000 सालों तक भून रही थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर घूम गई तो उनकी आंखें चमक उठी और वह जोर से मुस्कुराए। उन्होंने पाया कि यह कलाकृति परिष्कृत भट्टी वास्तव में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और वास्तव में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित थी। उन्होंने पहले पत्थर कक्षों में सैकड़ों कलाकृति परिष्कृत भट्टी पाई थी, लेकिन इन कलाकृति परिष्कृत भट्टी का ग्रेड या गुणवत्ता कितनी भी ऊंची क्यों न हो, 10,000 सालों के बाद वे सभी कबाड़ और बेकार हो गए थे। उनमें से कई उत्पत्ति राजा ग्रेड भट्टी भी थे, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को काफी परेशान महसूस हुआ। लेकिन अब उन्हें वास्तव में यहाँ एक अखंड कलाकृति परिष्कृत भट्टी मिली। चाहे यह एक संयोग था या नहीं, इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी की गुणवत्ता निश्चित रूप से कम नहीं थी, निश्चित रूप से एक उत्पत्ति राजा ग्रेड कलाकृति। केवल इस ग्रेड की एक कलाकृति परिष्कृत भट्टी को ही संरक्षित किया जाना संभव था। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश थे, उन्होंने जल्दी से पत्थर कक्ष की आत्मा सरणी के नियंत्रण केंद्र की तलाश शुरू कर दी। अन्य पत्थर कक्षों के विपरीत, जिनमें आत्मा सरणी के नियंत्रण केंद्र के रूप में केवल एकल पत्थर घाट था, इस पत्थर कक्ष में कुल 4 पत्थर घाट थे। त्रिपाठी जीवप्ती को आत्मा सरणी को पूरी तरह से रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक बर्फ विशेषता गुप्त कला की खेती नहीं की, न ही उनके पास ऐसी विशेषता के साथ एक कलाकृति थी, इसलिए वह केवल कलाकृति परिष्कृत भट्टी के अंदर तापमान को धीरे धीरे दूर होने की प्रतीक्षा कर सकते थे। लगभग 1 दिन के बाद कलाकृति परिष्कृत भट्टी पर गहरे लाल रंग का प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। हालांकि यह अभी भी बेहद गर्म लगता था, त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी ताकत पर भरोसा था, इसलिए वह डरते नहीं थे। जल्दी से कलाकृति परिष्कृत भट्टी के पास चलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की और पाया कि जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ये कलाकृति परिष्कृत भट्टी वास्तव में उत्पत्ति राजा ग्रेड थी, लेकिन इसके ग्रेड और गुणवत्ता के लिए त्रिपाठी जीवप्ती फिलहाल इसका निर्णय नहीं कर सकते थे। यह उत्पत्ति राजा ग्रेड मध्य रैंक से कम नहीं होना चाहिए। पूरी कलाकृति परिष्कृत भट्टी लगभग 15 मीटर ऊंची थी और उसी 3 पैर वाले 2 कान वाले डिजाइन थे। कलाकृति परिष्कृत भट्टी के विपरीत जो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखी थी, इस पर एक ड्रैगन या फीनिक्स पैटर्न उत्कीर्ण नहीं था, बल्कि एक अजीब पक्षी था। त्रिपाठी जीवप्ती ने कलाकृति परिष्कृत भट्टी के चारों ओर देखा और पाया कि वह इस अजीब पक्षी को नहीं पहचानते थे। ये एक फीनिक्स की तरह लगता था, लेकिन इसका एक क्रेन से भी कुछ साम्य था। इसकी चोंच लंबी और नुकीली थी, इसके पंजे शक्तिशाली थे और इसके 3 लंबे पूंछ पंख थे। इसका शरीर सुंदर और पतला था और इसके पंख सुंदर रूप से तराशे गए थे। ये बेहद सजीव लगता था, जैसे कि यह किसी भी पल कलाकृति परिष्कृत भट्टी से बाहर निकल जाएगा।
इस अजीब पक्षी को ध्यान से देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से प्राचीन पुस्तक को याद किया जो उन्होंने आजोन से पढ़ी थी। जैसे ही वह सोच रहे थे कि यह अजीब पक्षी किस तरह का राक्षस पशु था, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें संकीर्ण कर दी और अजीब पक्षी की आंखों में घूरते थे। उस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति ने वास्तव में महसूस किया जैसे उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा जासूसी की जा रही हो। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि यह अजीब पक्षी पहले जैसा ही था, पूरी तरह से महत्वपूर्णता से रहित था, जिससे वह स्तब्ध रह गए। हालांकि इस तरह के चेतावनी संकेत के साथ त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी के अंदर कुछ अजीब था या नहीं। लगातार अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने ध्यान से कलाकृति परिष्कृत भट्टी के आंतरिक भाग की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि अंदर जली हुई सामग्रियों के ढेर को छोड़कर कुछ भी नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति शांत हो गए। ये कलाकृति परिष्कृत भट्टी एक अच्छी चीज थी और याद नहीं किया जा सकता था। उन्हें रसायन के लिए इतनी विशाल भट्टी की जरूरत नहीं थी। चूंकि उनकी संत शक्ति उनकी राक्षसी ज्वाला में बदल गई थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने अब रसायन के लिए अपनी संत शक्ति का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय अपनी भड़कती ज्ञान समुद्र का उपयोग किया। हालांकि इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी को कुमारी पाटिल के उपयोग के लिए वापस लाया जा सकता था। हालांकि उनके पास उनकी सहायता के लिए पत्थर मूषक था और उन्हें सामग्रियों को बुझाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक कलाकृति को परिष्कृत करने के अंतिम चरण के लिए अभी भी एक कलाकृति परिष्कृत भट्टी की आवश्यकता थी। कुमारी पाटिल ने उनकी बहुत मदद की थी। इन दिनों उन्होंने उनके लिए आत्मा सरनी की व्यवस्था करने और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। उन दोनों ने पत्थर मूषक और अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल के रहस्यों को भी साझा किया था, इसलिए भले ही ये कलाकृति परिष्कृत भट्टी एक उत्पत्ति राजा ग्रेड कलाकृति थी, त्रिपाठी जीवक्ति इसे दूर देने में कंजूस नहीं होंगे। यह निर्णय लेने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दिव्य चेतना जारी की और इसे इस विशाल कलाकृति परिष्कृत भट्टी के चारों ओर लपेट दिया। इसे अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में डालना चाहते थे। उस क्षण में हालांकि एक अचानक बदलाव हुआ। कलाकृति परिष्कृत भट्टी, जो पहले ही ठंडा हो चुका था, अचानक भिनभिनाया और इसके चारों ओर लपटों का एक झुंड दिखाई दिया। इन लपटों में एक प्रेरी को आग लगाने की शक्ति लगती थी क्योंकि वे पागलपन से त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना की ओर जल गए। त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए और जल्दी से अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी एक नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए दिव्य चेतना धागों का आधा हिस्सा जल गया था। उनका चेहरा पीला पड़ गया। त्रिपाठी जीवक्ति बहुत चौंक गए। उनकी दिव्य चेतना में एक भड़कती ज्ञान समुद्र के जादुई गुण थे और यह अतुलनीय रूप से गर्म थी। इस पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब की खोज करने से पहले भी पांचवी परत की गर्मी को उनकी दिव्य चेतना को इतनी जल्दी नष्ट करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस भट्टी से निकलने वाली लपटें वास्तव में इतनी शक्तिशाली थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ये लपटें पांचवी परत की गर्मी से अनगिनत गुना अधिक भयानक थीं? इसके अलावा ये लपटें फीके रूप से जीवित थीं। त्रिपाठी जीवक्ति के दिव्य चेतना धागों को पीछे हटाने के बाद वे झिलमिलाए और गायब हो गए, जैसे कि अभी सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह एक भ्रम नहीं था। उन्होंने अपने इतने सारे दिव्य चेतना धागे खो दिए थे और उन्हें एक विभाजित सिरदर्द था, तो ये कैसे एक भ्रम हो सकता था? इससे पहले कि वह ये पता लगा सके कि क्या हो रहा था, कलाकृति परिष्कृत भट्टी की सतह पर उत्कीर्ण अजीब पक्षी अचानक जीवित हो गया। उसका सुंदर शरीर कलाकृति परिष्कृत भट्टी से बाहर निकल गया और एक असाधारण रूप से सुंदर गहरे लाल अग्नि पक्षी में बदल गया। इस अजीब पक्षी से आश्चर्यजनक मात्रा में गोला बारूद विकिरण हुआ और हवा में एक पल के लिए चक्कर लगाने के बाद ये सीधे त्रिपाठी जीवक्ति की ओर निकल गया। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा बेहद भद्दा हो गया क्योंकि उन्होंने पुकारा, एक कलाकृति आत्मा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये लपटें इतनी बुद्धिमान क्यों थी और समझा कि अभी अजीब पक्षी द्वारा जासूसी की जाना एक भ्रम नहीं था, बल्कि वास्तविक था। ये सिर्फ इतना था कि दूसरा पक्ष मांस और रक्त से नहीं बना था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति इसका पता लगाने में सक्षम नहीं थे। ये एक कलाकृति आत्मा थी, इस कलाकृति परिष्कृत भट्टी से पैदा हुई एक कलाकृति आत्मा। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि ये कलाकृति आत्मा जन्म से ही अस्तित्व में थी या 10,000 सालों से पृथ्वी फेफड़ा अग्नि तालाब द्वारा जलने के बाद धीरे धीरे बनी थी। लेकिन जब उन्हें याद आया कि यह एक उत्पत्ति राजा ग्रेड कलाकृति की कलाकृति आत्मा थी, तो त्रिपाठी जीवक्ति को सिरदर्द होने लगा। उन्होंने कई लोगों के साथ लड़ाई की थी और उच्च और निम्न ग्रेड दोनों तरह की सभी तरह की कलाकृतियां देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इतनी भयंकर कलाकृति आत्मा के साथ एक कलाकृति नहीं देखी थी। कलाकृति आत्माएं शुरू करने के लिए बेहद दुर्लभ थीं। सबसे पहले उनके जन्म की स्थितियां बहुत कठोर थीं और उन्हें बहुत अधिक भाग्य की आवश्यकता थी। दूसरे, इसे बनाने में लगने वाला समय काफी लंबा था। एक कलाकृति आत्मा वाली किसी भी कलाकृति को बनने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। एपिसोड नंबर 1240। हालांकि एक बार जब किसी कलाकृति में एक कलाकृति आत्मा थी, तो वह शक्ति जो वह प्रदर्शित कर सकती थी कई स्तरों तक बढ़ जाएगी। इस वजह से कुछ अद्भुत कृषकों ने एक कलाकृति आत्मा बनाने के लिए एक राक्षस पशु की आत्मा का उपयोग करने की एक अद्भुत विधि विकसित की थी। एक राक्षस पशु को मारने के बाद वे एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालते थे और उसे एक कलाकृति में सील करते थे।
फिर कुछ समय परिष्कृत करने के बाद इस कलाकृति में कृत्रिम रूप से एक कलाकृति आत्मा बनाना संभव था। यह विधि बेहद खून खराबे वाली और क्रूर थी और परिष्कृत प्रक्रिया भी अमानवीय थी। एक कलाकृति में सील की गई राक्षस पशु की आत्मा परिष्कृत प्रक्रिया के दौरान अकल्पनीय यातना का अनुभव करेगी, इसलिए एक बार जब यह सफलतापूर्वक बनाया गया था तो कलाकृति बेहद बुरी हो जाएगी। हालांकि एक रूढ़िवादी कलाकृति आत्मा की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। हालांकि इस तरह की कलाकृति आत्मा एक कलाकृति की शक्ति को बढ़ा सकती थी, यह उतना भयानक नहीं थी। सफलता दर भी बहुत कम थी और इसमें लगने वाला समय कम नहीं था। इसलिए उन लोगों को छोड़कर जो बुराई गुप्त कलाओं की खेती करते थे और जिनके पास बहुत धैर्य था, कोई भी कलाकृति आत्मा बनाने के लिए इस विधि का उपयोग नहीं करेगा और इन गुप्त कलाओं को शायद ही कभी मास्टर किया गया था। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती को जिस कलाकृति आत्मा का सामना करना पड़ा वह एक वास्तविक अस्तित्व था, कृत्रिम रूप से बनाया गया बुराई कलाकृति आत्मा नहीं था। इसने बिल्कुल भी एक बुराई आभा नहीं निकाली, स्पष्ट रूप से इसे किसी तरह के सहयोग के माध्यम से कलाकृति परिष्कृत भट्टी द्वारा बनाया गया था। हालांकि कलाकृति परिष्कृत भट्टी मुकाबला के लिए उपयोग की जाने वाली कलाकृति नहीं थी, लेकिन इसका ग्रेड कम नहीं था, इसलिए इस अजीब पक्षी कलाकृति आत्मा की शक्ति ने त्रिपाठी जीवप्ती के दिल को तेजी से धड़काया। इसे अपनी ओर तेजी से आते देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का दृष्टि एक ज्वलंत लाल रंग से भर गया, जैसे कि पूरा पत्थर कक्ष शुद्ध अग्नि विशेषता ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे वह कुछ और देखने में असमर्थ थे। उम्मीद है यह आदमी अभी ज्यादा देर पहले पैदा नहीं हुआ था और अभी तक चेतना प्राप्त नहीं की थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से प्रार्थना की। पीछे हटते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी बैंगनी ढाल को बुलाया और पागलपन से अपनी संत शक्ति को इसमें डाला। एक हिंसक रेत तूफान अचानक दिखाई दिया और सुरक्षा के एक रूप के रूप में त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को घेर लिया। हालांकि जैसे ही रेत तूफान दिखाई दिया, गहरे लाल अग्नि पक्षी ने अपने पंख फैलाए और हवा का एक और भयंकर झोंका उठाया। हवा के झोंके में कई ज्वलंत ब्लेड जैसे हमले मिले हुए थे और सिर्फ एक सांस में रेत तूफान की सुरक्षा टूट गई। हवा ने आग की मदद की और आग ने हवा की शक्ति उधार ली। अग्नि पक्षी की शक्ति राक्षसी थी। त्रिपाठी जीवप्ती की सांस रुक गई और वह जानते थे कि चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। उनके हाथ में एक राक्षसी ज्वाला लंबी तलवार दिखाई दी और एक जेट काला तलवार प्रकाश को बाहर निकाला गया। बैंग बैंग बैंग, एक जोरदार शोर था क्योंकि लाल ज्वलंत चाकू तलवार की रोशनी से टकराए थे। वे दोनों नष्ट हो गए, लेकिन ज्वलंत चाकू अंतहीन थे। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती के पास बहुत सारी तलवार रोशनी थी, वह अभी भी उन सभी को रद्द नहीं कर सके। गहरे लाल अग्नि पक्षी से एक आकस्मिक हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और 100 पहाड़ों का चित्र बुलाया। पहाड़ ब्रह्म चित्र से उभरे और ज्वलंत चाकू की ओर उड़ गए। गहरे लाल अग्नि पक्षी की आंखों में तिरस्कार और उपहास की एक नजर चमक गई क्योंकि उसने फिर से सुंदरता से अपने पंख फड़फड़ाए। ज्वलंत चाकू जो अभी तक नष्ट नहीं हुए थे, आग के सांपों में बदल गए जो 100 पहाड़ों का चित्र के पहाड़ ब्रह्म को बाईपास करते थे और सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर निकल गए। इस मानव जैसे अभिव्यक्ति को देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का दिल तेजी से धड़का क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से शिकायत की। इस कलाकृति आत्मा में न केवल चेतना थी बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता भी काफी अधिक थी, अन्यथा यह इस तरह की अभिव्यक्ति कैसे दिखा सकती थी। इससे भी अधिक, चूंकि यह चीज एक कलाकृति परिष्कृत भट्टी से पैदा हुई थी, इसे विभिन्न अग्नि विशेषता सिद्धांतों और दिव्य तकनीक में स्वाभाविक रूप से निपुण होना चाहिए। इस छोटे पत्थर के कमरे में इसके साथ लड़ना वास्तव में एक बुद्धिमान कदम नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। जैसे ही काले गोले को बाहर भेजा गया, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना जारी की और अपनी युवा नियंत्रण तकनीक को सक्रिय करते हुए उन्हें आग के सांपों की एक श्रृंखला में बदल दिया जो अग्नि पक्षी की ओर निकल गए। 2 अजीब सांप जल्दी से टकराए, एक लाल और एक काला, लगातार एक दूसरे को काटते रहे, जाहिर है एक गतिरोध में थे। इस अवसर का फायदा उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती वापस लेना चाहते थे। वह यहाँ इस तरह की कलाकृति आत्मा के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि अग्नि पक्षी का दिमाग बेहद लचीला था। जैसे ही उसने त्रिपाठी जीवप्ती के आंदोलनों को देखा, उसने समझ लिया कि वह क्या करना चाहते थे। अपना सिर झुकाते हुए उसने अपने मुंह से एक वॉशबेसिन आकार का गोला थूक दिया। इस गोले में शामिल अग्नि विशेषता आभा बेहद हिंसक और भयंकर थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। अगर उन्हें इस चीज से मारा गया तो भले ही वह मरे नहीं, उन्हें गंभीर रूप से चोट पहुंचेगी, इसलिए वह जल्दी से किनारे पर चले गए। अजीब पक्षी को पता लगता था कि त्रिपाठी जीवप्ती की ऐसी प्रतिक्रिया होगी और उसकी आंखों में उपहास और भी मजबूत हो गया। गोला उस मार्ग में दौड़ पड़ा जिसमें त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रवेश किया था और विस्फोट हो गया, लेकिन अग्नि विशेषता आभा दूर नहीं हुई और इसके बजाय एक चमकीले लाल प्रकाश पर्दे में बदल गई, जिससे मार्ग सील हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया। ये गहरा लाल अग्नि पक्षी वास्तव में उन्हें यहाँ फंसाना चाहता था, जैसे कि वह उन्हें जाने देने को तैयार नहीं था। अगर यह कोई और समय होता तो इस तरह की एक सरल बाधा स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को रोकने में सक्षम नहीं होती और उन्हें इसे तोड़ने के लिए केवल थोड़ा सा प्रयास खर्च करना होगा, लेकिन उनके सामने एक कलाकृति आत्मा के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के पास इस लाल प्रकाश पर्दे को तोड़ने का समय कैसे हो सकता था। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो ये केवल कलाकृति आत्मा को एक अवसर देगा। मूर्ख पक्षी,
तुम मौत की तलाश कर रहे हो। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा अंधेरा हो गया और वह पीछे हटना नहीं चाहते थे। उनके शरीर के चारों ओर राक्षसी लपटें अनंत रूप से उमड़ पड़ी, जिससे वह एक भयंकर काले गोले की तरह दिखते थे। ये काला रंग सब कुछ जलाने में सक्षम लगता था, यहाँ तक कि किसी की दृष्टि रेखा भी। यहाँ कोई भी त्रिपाठी जीवप्ती का सच्चा चेहरा नहीं देख सका। त्रिपाठी जीवप्ती को गुस्सा आते देखकर अजीब गहरे लाल पक्षी के चेहरे पर उपहास का रूप गायब हो गया, जाहिर है ये समझते हुए कि उसने कुछ गलत किया था। उसके सामने वाला व्यक्ति कोई नर्म परसिमोन नहीं था जिसे वह इच्छा पर चुटकी ले सकता था। उसे रहने के लिए मजबूर करना एक बुद्धिमान कदम नहीं था। हालांकि ये सिर्फ एक कलाकृति आत्मा थी, इसलिए भले ही उसने बहुत अधिक चेतना प्राप्त की थी, उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। एक तेज रोना के साथ एक अदृश्य शॉकवेव ने त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान समुद्र के रक्षात्मक पदों को फाड़ दिया और उनकी आत्मा की ओर दौड़ पड़ा। उनके ज्ञान समुद्र के अंदर स्थिति अराजक थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडक से सूंघा और अपने ज्ञान समुद्र में असामान्यताओं को दबा दिया, इससे पहले कि वह अपने हाथ हिलाए, जिससे पूरा पत्थर कक्ष एक काले प्रकाश से भर गया। राक्षसी लपटों की धाराएं त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से निकलती रहीं और जल्द ही कमरे के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, गहरे लाल अग्नि पक्षी की शुद्ध अग्नि आभा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए। पत्थर के कमरे में स्थिति अचानक बेहद अजीब हो गई। प्रवेश द्वार के पास कमरे का आधा हिस्सा काला था, जबकि दूसरा आधा चमकता लाल था, जैसे कि आग का एक भयंकर समुद्र हो। त्रिपाठी जीवप्ती और गहरे लाल अग्नि पक्षी के आग्रह के तहत दो प्रकार की ऊर्जा ने एक दूसरे के साथ भयंकर रूप से टकराव किया। ऊर्जा के भयंकर टकराव के परिणाम सभी दिशाओं में फैल गए, क्योंकि पूरा पत्थर कक्ष हिंसक रूप से हिल गया। पत्थर की दीवारें बाधाओं की एक श्रृंखला के प्रकाश के साथ चमकती थीं, इन शॉकवेव्स को रोकती थीं। सौभाग्य से यह एक ऐसी जगह थी जहां एक महान पंथ की सबसे उत्कृष्ट कलाकृति परिष्कृतकर्ता ने बाधाओं की एक श्रृंखला स्थापित की थी, अन्यथा इतना छोटा पत्थर कक्ष त्रिपाठी जीवप्ती और कलाकृति आत्मा के बीच की लड़ाई का सामना करने में सक्षम नहीं होता। काला प्रकाश और लाल प्रकाश टकराना जारी रखा, न तो एक दूसरे को रास्ता देता था, थोड़ा थोड़ा करके पिघलना जारी रखा। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई, जबकि गहरे लाल अग्नि पक्षी का सुंदर शरीर लगातार मुड़ रहा था और मुड़ रहा था, अजीब चीखों की एक श्रृंखला निकालता था, अब पहले जितना आराम से नहीं था। टकराव के एक अगरबत्ती के समय तक चलने के बाद पत्थर का कमरा अपने मूल रूप में लौट आया। त्रिपाठी जीवप्ती और कलाकृति आत्मा एक दूसरे को दूरी से घूरते थे, उनमें से दोनों पूरी तरह से बाहर जा रहे थे। अभी उस सामने के टकराव में उनमें से कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सका। त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी नहीं सोचा था कि एकमात्र कलाकृति आत्मा उनके साथ ड्रॉ तक लड़ने में सक्षम होगा। वह किसी और से बेहतर अपनी लड़ाई प्रभावशीलता को जानते थे। भले ही वह अब पहले आदेश मूल लौटने वाले क्षेत्र से एक गुरु से मिले, जब तक कि दूसरा पक्ष थोड़ा लापरवाह था, त्रिपाठी जीवप्ती को भरोसा था कि वह उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। जहां तक कि वह उन्हें मार सकते हैं या नहीं, ये दूसरे पक्ष के साधनों पर निर्भर करेगा। हालांकि ये कलाकृति आत्मा बिल्कुल भी उनसे कम नहीं थी। ये सिर्फ एक कलाकृति आत्मा था जिसमें कोई मालिक नहीं था और एक कलाकृति आत्मा की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। अगर इसे किसी और द्वारा लिया गया और नियंत्रित किया गया, तो वह निश्चित रूप से उनका विरोधी नहीं होगा। क्योंकि एक कलाकृति आत्मा एक भौतिक संस्था नहीं थी, एक कलाकृति आत्मा का अस्तित्व केवल एक कलाकृति की शक्ति को बढ़ाता था। वह एक कलाकृति की छाया से लड़ने के लिए इतनी कड़ी लड़ाई कर रहे थे। अगर जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ये सोच रहे थे, उनका चेहरा अचानक बदल गया और उनकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक गरिमापूर्ण हो गई। बिना सोचे समझे सैकड़ों भव्य स्वर्गीय ढाल एक पल में उनके सामने दिखाई दिए और साथ ही उन्होंने बैंगनी ढाल को बुलाया। क्योंकि कलाकृति आत्मा असामान्य रूप से हिंसक लगती थी, कलाकृति परिष्कृत भट्टी, जो मूल रूप से पत्थर कक्ष के केंद्र में चुपचाप रखा गया था, भी अपने हिंसा के कारण गुनगुनाना शुरू कर दिया। तुरंत कलाकृति परिष्कृत भट्टी खुद ही हवा में उड़ गया और कुछ देर के लिए घूमता रहा। अतुलनीय रूप से चंचल लपटों के झुंड कलाकृति परिष्कृत भट्टी से बाहर उड़ गए और अग्निपक्षी के शरीर में छिद्रित हो गए। एक पल में अग्निपक्षी का पल बढ़ गया और एक गरिमापूर्ण भावना आराम से फैल गई। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पुकारा, बल। इस तरह की एक कलाकृति आत्मा वास्तव में बल की शक्ति का उपयोग करना जानती थी, जिसे केवल मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु ही समझ सकते थे। क्या कुयान टोंग ने नहीं कहा था कि बल युयान रेगिस्तान में अस्तित्व में नहीं हो सकता है? एक बार जब एक कृषक जिसने बल को समझा था प्रवेश किया, तो उन्हें एक पल में खत्म कर दिया जाएगा। यह इस कारण से था कि मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु युयान रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हर बार जब यह निषिद्ध क्षेत्र खुला, केवल एक संत राजा क्षेत्र का कृषक ही प्रवेश कर सका। लेकिन इस अजीब पक्षी ने वास्तव में बल की शक्ति का उपयोग किया था और यह पूरी तरह से ठीक था। लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि कुछ गलत था। इस तरह की शक्ति बल के समान थी, लेकिन ये बल नहीं थी। इसके बजाय ये एक जादुई विधि थी जिसका उपयोग अग्निपक्षी ने इस पत्थर के कमरे में समृद्ध अग्नि ऊर्जा को उत्प्रेरित करने और अपने उपयोग के लिए विश्व ऊर्जा उधार लेने के लिए किया था। एक अग्नि विशेषता कलाकृति आत्मा के योग्य, ये स्वाभाविक रूप से इन विश्व सिद्धांतों में निपुण थी। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से चौंक गए। ये दूसरी बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती इस तरह की शक्ति में गिर गए थे।
पिछली बार ड्रैगन गुफा पर्वत के बाहर था, जब उन्होंने एक मूल लौटने वाले क्षेत्र के गुरु के साथ लड़ाई की थी जो जोहॉन वेन के साथ थे। हालांकि इस एक की तुलना में उनके विरोधी का बल एक भी झटका नहीं झेल सका पिछली बार, जब वह बल में लिपटे हुए थे। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति के कार्यों को कुछ हद तक प्रतिबंधित किया गया था, यह कोई बड़ी बाधा नहीं थी। हालांकि इस क्षण में त्रिपाठी जीवोक्ति ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर बेहद भारी हो गया था। उनकी हड्डियां चटक रही थी और विस्थापित हो रही थी, उनकी आकृति टूट रही थी और यहाँ तक कि उनकी उंगलियों को हिलाना भी बेहद मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे उनके चारों ओर एक अदृश्य हथकड़ी थी जिसने उन्हें जगह पर मजबूती से बंद कर दिया था, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया था। यहाँ तक कि उनकी दिव्य चेतना और सर्व शक्ति को भी उनके ज्ञान समुद्र और शरीर में वापस ले लिया गया था, बिल्कुल भी उपयोग करने में असमर्थ था।